बॉन्ड एक्सप्लोजन्स इतने वीक हैं कि आइस वॉल में होल नहीं बना सकते और सोचता है क्या एटिसा का अटैक सुसाइड बॉम्बिंग था। उम्मीद करता है ये डल न हो। मैजिक परसेप्शन एक्टिवेट करता है एरिया स्कैन करने के लिए। मेज के मैजिक स्टोन डस्ट बन गए हैं और बहुत नॉइज कर रहे हैं। लिच बेयर माना क्लम्प को देखता है और पता चलता है फायर अभी भी जल रहा है, लेकिन जब टीज डिटेक्ट नहीं कर पाता तो समझ जाता है चीजें उसके हिसाब से नहीं जा रही। इसके ऊपर डंजन भी गायब हो गया। जैसे ही वह हनबिन के साथ खेलने का सोच रहा होता है, ड्रैगन पीछे से अपीयर होता है। हनबिन को समझ आ जाता है फॉरेस्ट में साउंड क्यों आया था जब उसने एटिस को नेकेड देखा था और वह वहां पहले से क्यों था। वह पजल सॉल्व करता है और पता चलता है उसका दोस्त ड्रैगन था सबसे शुरू से। एटिस अब ड्रैगन फॉर्म में अपने कंपेनियन से कहता है उस पर भरोसा रखे, टाइम की कमी की वजह से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लिच यंग ड्रैगन देखकर स्टन हो जाता है, सिर्फ 100 साल का। उसे यकीन नहीं होता। ये एक्सप्लेन करता है वह कास्टिंग किए बिना फायर मैजिक कैसे यूज कर पाता था। ब्लैक ड्रैगन्स को उड़ना सीखते ही फायर ब्रीथ करने की एबिलिटी होती है। ड्रैगन उसे रोकता है रूमर्स सुनकर ड्रैगन्स को समझने का क्लेम करने पर। लिच मानता है ड्रैगन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक से लड़कर सीख लेगा। दोनों तरफ लड़ने के लिए तैयार दिखते हैं और स्केलेटन पहले अटैक करता है। स्केलेटन ड्रैगन देखकर अभी भी एक्साइटेड है, जो एनिमी को मारकर एक्सपीरियंस भी गेन कर सकता है। मानता है ड्रैगन के लेवलिंग मैकेनिक्स फिगर आउट कर रहा है और सोचता है कोड क्रैक करने के बाद रिक्रिएट करना आसान होगा। ड्रैगन फायर ब्रीथ करता है और प्रिसाइसली स्केलेटन को मारता है। लिच खतरे से बच जाता है, फिर बताता है ड्रैगन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यंग भी नहीं। 80s का डैमेज आउटपुट उसके ह्यूमन फॉर्म से भी कम है। स्केलेटन सोचता है ड्रैगन को गिराना कितना मुश्किल होगा, फ्रीजिंग से नॉकआउट करना भी टफ होगा। लिच जल्दी खत्म करने का सोच रहा है। इधर हनबिन नोटिस करता है बहुत हीट एनिमी की बर्फ और फ्रॉस्ट को मेल्ट कर रेन बना रही है, लेकिन एटिसा का लेवल इतना हाई नहीं। ड्रैगन फॉर्म में भी सिर्फ लेवल 52 है। हैंगे हनबिन से कहता है थोड़ी देर और संभल ले, जैसे वह लिच पर अटैक प्रिपेयर कर रहा है। सुपर हीटेड कंप्रेस्ड माना से बना पार्टिकल कैनन यूज करके इवल स्केलेटन आसानी से ड्रैगन के हेवी अटैक को डॉज कर लेता है, अपने लेग्स की ट्रेजेक्टरी मिड एयर बदलकर। स्केलेटन अब हवा में है, ड्रैगन अब हवा में है। स्केलेटन एटिसे को याद दिलाता है यह एरिया उसके कोल्ड माना से घिरा है, तो इतनी दूर से उसका मैजिक आइस नहीं तोड़ सकेगा। इसके ऊपर वह हनबिन को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ रहा है। बताता है उनका आइस वॉल मेल्ट करने का प्लान फेल हो गया, फिर भी वह स्ट्रेस्ड न हो। हनबिन कहता है दुश्मन पर फोकस कर, वह खुद को संभाल लेगा। अंदर सोचता है एटिसा की रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई है कि अब एनिमी भी इजी नहीं ले सकेगा। स्केलेटन अचानक टारगेट हनबिन पर स्विच कर देता है, लेकिन ड्रैगन अपना मैसिव हैंड यूज कर उसे शील्ड कर देता है। वह कन्विंस नहीं कि उसका दोस्त खुद को संभाल सकेगा, लेकिन हनबिन जोर देकर कहता है एटिस टारगेट पर फोकस करे। लिच स्पीचलेस है। ड्रैगन फ्लेम्स से घिरा है और इस लेवल की आइस मैजिक को आसानी से काउंटर कर सकता था, लेकिन नहीं करता। सिर्फ हनबिन को शील्ड करने पर फोकस है। वह गेस करता है शायद ड्रैगन ब्रेन वॉश्ड है, क्योंकि ड्रैगन ह्यूमन को प्रोटेक्ट करे ये रेयर है। एटिस फिर से हनबिन को सराउंड करता है, फुल बॉडी शील्ड बनाकर उसे जिंदा रखता है। उसका ओरिजिनल बॉडी लेवल 70 तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से अपने हंटर को बचाने के लिए, और सीक्रेटली अपना वॉन्ड आइस वॉल में घुसा देता है। स्केलेटन वियर्ड गेस करता है हनबिन एटिस का स्नैक है और इसलिए लड़ रहा है क्योंकि डर है कोई उसे छीन लेगा। मेज उसे रिपल्सिव ह्यूमन कहता है और चेन ऑफ फायरबॉल्स फेंकता है। स्केलेटन रियलाइज करता है उसका ओपोनेंट ड्रैगन होने के बावजूद ह्यूमन जैसे बात करता है। लिच सोचता है इतनी पावरफुल बीइंग्स जैसे खुद को ह्यूमंस के बीच छुपकर क्यों जीना पड़ता है, बल्कि ह्यूमंस उनकी वर्शिप करे। एटिस लिच पर पंच मारता है, कुछ जो स्केलेटन ने सबसे कम एक्सपेक्ट किया था, लेकिन लिच अपनी फुटिंग रिगेन कर लेता है और ड्रैगन की थाइज में आइस क्रिस्टल्स घुसा देता है। वह स्केलेटन आराम से हवा में फ्लोट करता है, रिलैक्स्ड दिखता है और कहता है अफसोस है अगर ड्रैगन का लेवल थोड़ा और हाई होता। एटी से हनबिन से पूछता है क्या उसे उससे डर लगता है, आफ्टर ऑल वह ड्रैगन है। सोर्ड किंग स्मर्क करते हुए कहता है उसने एक मॉन्स्टर देखा था जो इससे काफी बड़ा था, उसका दोस्त उनके मुकाबले क्यूट है। एटिसे हंसकर याद दिलाता है उसने क्लेम किया था होम टाउन में ड्रैगन्स नहीं है। उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट है, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया, ज्यादा नहीं सुन सकता। मांगता है जवाब क्या हनबिन ने उससे किया प्रॉमिस निभाएगा। हनबिन कुछ बोलने से पहले आइस वॉल अंदर से फट जाती है। एटीसी उसे भागने को कमांड करता है आइस वॉल रिकंस्ट्रक्ट होने से पहले। हनबिन दोस्त को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन मेज कहता है उसे लिच को रोकना है और याद दिलाता है उन्होंने प्रॉमिस किया था वह जाएगा। उसको यकीन है एटीसी लड़ाई जीतने तक लड़ेगा अगर वह नहीं भागता। वह डिसाइड करता है चला जाए और जल्दी वापस प्लान के साथ। लिच ड्रैगन के गुड एक्ट से एस्टोनिश्ड है। बोल उठता है जो मैजिक उसने प्रिपेयर की थी वह वेस्ट हो जाएगी अगर हनबिन चला गया। उसी मोमेंट वाइड रेंज्ड आइस मैजिक आसमान से उस पर बरसने लगती है। वह और बुरा कर देता है ब्लेड स्क्वॉल यूज करके, जो आइस मैजिक को ट्रिगर करता है और वह डिसेंड करने लगते हैं। हनबिन सोचता है सब कहाँ गलत हो गया। क्या जब उसने सोचा था ब्लॉक कर सकता है, जब उसने वेल वाले आदमी के मरने की बात छुपाई, जब उसने लिच के लेवल को जानकर भी उसे नहीं रोका, क्या सब इसलिए क्योंकि वह नॉर्मल लेवल 5 लाइफ जीना चाहता था? एटिस फिर से अपने मैसिव बॉडी से उसे शील्ड करता है और सब हिट्स ले लेता है। हनबिन नॉर्मल इंसान जैसे जीना चाहता था, लेकिन इस मेस में फंस गया। लिच ने जो देखा उसे एक ही शब्द में सम अप करता है, रिडिकुलस। वह हैरान है ड्रैगन सिर्फ एक ह्यूमन के लिए मर रहा है।
हैंडबिन चेक करता है वह ठीक है कि नहीं। एटी से कहता है वरी ना करे, ड्रैगन्स के बॉडीज बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर भी उसे यकीन नहीं कितनी देर तक दोस्त टिक पाएगा। सब आइस जो बॉडी में घुसे थे मेल्ट हो गए हैं और बहुत ब्लड लॉस हो रहा है। सोचता है क्या उसका दोस्त लिच से लड़ाई खत्म करने के बाद भी जिंदा रहेगा। उनके पास पोशंस की नंबर से इतने मैसिव बॉडी को हील नहीं कर सकता और आइडेंटिटी रिवील करना उसके लिए ऑप्शन नहीं। एटिस सोचता है अगर वह और स्ट्रांग होता तो बेहतर होता, भले ही उसने प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। हनबिन डेवास्टेटेड होता है जानकर उसका दोस्त ये सब सिर्फ प्रॉमिस की वजह से कर रहा था। लिच समझ जाता है ड्रैगन को ह्यूमंस पसंद आ गए हैं। जानना चाहता है अटीसा की नजर में क्या स्ट्रांग का वीक को प्रोटेक्ट करना राइचस है और ऑनरेबल है। स्केलेटन सोचता है ये वीक मेजॉरिटी का इल्यूजन है। ये उनका तरीका है स्ट्रांग माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करने का। वह वीक माइनॉरिटी को समन करता है। कोलोसल सोर्ड जो टीस से कई गुना बड़ा है और दोनों अपोनेंट्स को ऑब्लिटरेट करने को तैयार होता है। समझता है हनबिन को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि गारंटी नहीं वह सरवाइव करके बात न करे। अचानक टीसा को डील ऑफर करता है, अगर वह अपने कंपेनियन को मार दे तो उसे कॉमरेड एक्सेप्ट कर लेगा। एटीज रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमंस की नजर में उस जैसे और लिच जैसे बीइंग सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उसकी जगह ह्यूमन जैसे जीना छोड़कर इस जैसे बनने के बजाय आज मर भी जाए तो भी वह ह्यूमन जैसे जीना चाहेगा। एटिसा के वर्डिक्ट सुनकर लिच जायंट स्नो कार्व्ड सोर्ड हंटर पर लॉन्च कर देता है। स्माइल करते हुए हानबिन मानता है उसका दोस्त सच में हार्ड लाइफ जीता है और सोचता है प्रॉमिस इतना बड़ा नहीं था। ह्यूमन जैसे जीना आसान नहीं, प्रॉमिसेस निभाना भी नहीं। अचानक वह सोर्ड की तरफ स्प्रिंट करने लगता है और अपनी रॉ स्ट्रेंथ को फीट पर कॉन्सेंट्रेट करके हवा में कूद जाता है। एटिस समझ नहीं पाता हनबिन क्या कर रहा है, जो फिर रिवील करता है उसे भी ह्यूमन जैसे जीना चाहिए लगा। लिच श्योर है हनबिन पहले मर जाएगा चाहे वो कोई भी मैजिक यूज करे। उस मोमेंट हनबिन सब बदल देता है। वह अपने सिर्फ 3 स्किल्स में से एक यूज करता है, साइड स्लैश, जो सिर्फ खत्म ही नहीं करता बल्कि वह क्रेविस डोम को भी तोड़ देता है। वह अपने स्विंग में इतनी ताकत डालता है कि टूटे हुए टुकड़े और मिट्टी दूर दूर पहाड़ों तक जा पहुंचते हैं। एटीज को हानबिन की ताकत हैरान कर देती है। आइस की दीवारें जो बॉम्ब से भी नहीं टूटी थी वह एक स्विंग में बिल्कुल टूट गई। सिर्फ इतना ही नहीं, लिच को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। पिछली बार जब उसने मेजरिंग स्टोन से लेवल चेक किया था तब हानबिन लो लेवल हंटर था। हानबिन पुरानी बात को टाल देता है और कहता है कि यह लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी एटीसे से कहता है कि वह उससे गुस्सा न करे। इस बीच में मेड सोचता है कि उसने कोई मैजिक यूज किया होगा जो मेजरिंग स्टोन को धोखा दे सके और वह बातचीत कर रहे होते हैं। स्केलेटन अपना बदन दोबारा जिंदा करता है और गेहना के उलझाने को शुरू कर देता है। एक ऐसी क्षमता जो उसे टेंटिकल्स बुलाने और उन्हें कंट्रोल करने देती है ताकि दुश्मन को पकड़ सके। लिच ने कभी सोचा नहीं था कि इस स्किल को यूज करेगा, लेकिन अब मजबूर है। यह टेंटिकल्स अपने शिकार की एनर्जी को सोखकर मजबूत होते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह मर नहीं जाते, चाहे शिकार उनका मालिक ही क्यों न हो। स्केलेटन सोचता है कि बहुत अफसोस है कि अब उसे सिर्फ उनकी लाशों से काम चलाना पड़ेगा। हनबिन हैरान है कि लिच फिर से खड़ा हो गया है, हालांकि उसने पूरी ताकत से उसका पूरा बदन बर्बाद कर दिया था। एटी से समझाता है कि उनका दुश्मन पूरा माना से बना है, इसलिए फिजिकल अटैक से नहीं खत्म हो सकता। स्केलेटन उन्हें धमकाता है कि बताओ हानबिन ने लेवल 5 का रूप कैसे लिया था। हानबिन अपने दुश्मन को गलत साबित करने के लिए इतनी ताकत बढ़ाता है कि उसकी शर्ट भी एनर्जी के जोर से फट जाती है। स्केलेटन को जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा। हानबिन लॉन्गस्वॉर्ड को स्विंग करने के पोज में होता है और जानना चाहता है कि स्केलेटन को उनका लेवल कैसे पता है, हालांकि न उसने और न एटिस ने इसका जिक्र किया। लिच को याद आता है कि जब उसने पहली बार अपनी मौत के बारे में जाना था तब वह दुखी नहीं हुआ था क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी नरक थी। वह अपनी दूसरी जिंदगी में ज्यादा सावधान रहा क्योंकि वह दोबारा मरने का रिस्क नहीं ले सकता था। अनडेड के स्क्रोल को चुराने के लिए उसने बहुत प्लानिंग की थी। उसने मौत और डर दोनों को हरा दिया था, या कम से कम यही उसने सोचा था। एटीसी सोचता है कि कितनी बार भी देखे उसका दोस्त बहुत ताकतवर है। वह उसके पैरों से गेहना के टेंटिकल्स को सिर्फ जमीन पर मारकर बर्बाद करने को हैरान करने वाला मानता है। हनबिन शूर है कि उसने लिच की हड्डियों को तोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि वह पहले ही जुड़ गया है। खुद को जोड़ने के बाद स्केलेटन हानबिन की तरफ मुड़ता है और सीरियसली उसकी पहचान पूछता है। हानबिन भी उससे यही पूछना चाहता था क्योंकि अब तक जो भी मिला उसने उसका लेवल सही नहीं बताया। वह सोचता है कि लिच या तो कोई गिफ्टेड फॉर्च्यून टेलर है या फिर अदर वर्ल्डर। स्केलेटन जैसे ही हानबिन अपने ख्यालों को बताता है वह भागने की कोशिश करता है। वह अंदाजा लगाता है कि शायद हानबिन उसे जानकर मारे आया है क्योंकि वह अदर वर्ल्डर है। स्केलेटन मानता है कि उसने उसे कम समझा था सोचकर कि वह सिर्फ एक गांव का गंवार है। हानबिन उसके सामने आता है, हालांकि वह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है और उसे लॉन्ग स्वॉर्ड से मार देता है जैसे बेसबॉल बैट यूज कर रहा हो। जमीन से टकराने के तुरंत बाद मॉन्स्टर दोबारा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। हनबिन अपना गुस्सा बताता है कि कितने अच्छे लोग लिच जैसे बुराई की वजह से दुख उठा रहे हैं। बुरा स्केलेटन आइस पपेट फ्रॉस्ट नाइट को बुलाता है बदला लेने के लिए, लेकिन सोर्ड किंग उसकी डिफेंस के अंदर से गुजर जाता है और उसके चेहरे को लॉन्ग स्वॉर्ड से मार देता है। इस बीच में एटी से दूर से लड़ाई देखकर सोचता है कि उसके दोस्त की ताकत नॉर्मल इंसान से बिल्कुल नहीं मिलती।
हालांकि उसे लगता है कि कुछ गलत है। वह अंदाजा लगाता है कि हान बिन शायद ऑरा यूजर है, क्योंकि ऐसी क्षमता वाली तलवार नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता। हान बिन और लिच की लड़ाई में वापस सोर्ड किंग हैरान है कि दुश्मन कितना रीजनरेट कर सकता है। स्केलेटन सोचता है कि दुश्मन ऑरा नहीं यूज कर रहा, क्योंकि वह उसे इंक्विजिटर के हवाले करके बाउंटी पाना चाहता है। वह उसे 3 गुना पैसे देने की ऑफर करता है छोड़ने के बदले। हान बिन पहले स्टोन शॉटगन फेंकता है, फिर पूछता है कि वो क्या बक रहा है। स्टोन शॉटगन लिच के बदन में बहुत सारे सुराख कर देता है। हान बिन दुश्मन की रिजेनरेट क्षमता को परेशान करने वाला मानता है। दूर से आटी से चिल्लाता है कि हान बिन अपना ऑरा यूज करे और समझाता है कि स्केलेटन का बदन माना से बना है, इसलिए अगर ऑरा से उसका माना कनेक्शन तोड़ दे तो वह उसे बर्बाद कर सकता है। हानबिन कहता है कि वह जानता है कि उसे एनर्जी स्किल्स जैसे माना, ऑरा, प्राणा या फोर्स यूज करना चाहिए और यह स्किल्स सोर्ड्समैन लेवल बढ़ाने के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वह लेवल 5 है। मेज समझाता है कि ऑरा को अक्सर दिमाग में इमेज से जिंदगी की एनर्जी कहते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद एटाइस और लिच को समझ आता है कि आदमी ने क्या कहा। उनके चेहरे पूरे खाली हो जाते हैं जैसे समझ आती है। दुश्मन जैसे ही जानता है कि सोर्ड किंग मैजिक नहीं यूज कर सकता, वह उस पर मैजिक क्रिस्टल्स फेंक देता है। जब हान बिन उसके अटैक्स को बेकार कहता है, वह नहीं मानता। कहता है कि वह अब भी उसके बेकार अटैक्स से बेहतर है और वह हान बिन जैसे को घबराने वाला मानता है। वह पीछे मुड़कर देखता है और कंफर्म करता है कि लिच के अटैक्स अब भी काम कर सकते हैं। लिच सोचता है कि अब हान बिन को मारने का मौका है। वह अपने सारे मैजिक क्रिस्टल्स एक साथ फेंक देता है। हान बिन उन सबको डॉज कर देता है और आगे बढ़ता है। एटी से दूर से चिल्लाता है कि ऑरा यूज करो, जल्दी करो। हान बिन कहता है कि वह लेवल 5 है, ऑरा नहीं यूज कर सकता। लीच हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं। हान बिन अपनी ताकत बढ़ाता है और लिच पर सीधा हमला करता है। लिच का बदन फिर से टूट जाता है, लेकिन वह जल्दी रिजेनरेट कर लेता है। एटी से हैरान है और सोचता है कि यह लड़का सच में इंसान नहीं लगता। हान बिन लिच से पूछता है कि तू कितनी बार रिजेनरेट करेगा। लिच गुस्से में कहता है कि तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। हान बिन एक जबरदस्त पंच मारता है जो लिच को दूर फेंक देता है। लिच जमीन पर गिरता है और फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। एटी से कहता है कि बस अब ऑरा यूज कर, वरना ये नहीं रुकेगा। हान बिन मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे ऑरा की जरूरत नहीं। वह अपनी रॉ स्ट्रेंथ से लिच को बार बार मार देता है। लिच थक जाता है और समझ जाता है कि यह लड़का अलग है। वह देखता है वह अपने अंदर की सारी एनर्जी जमा करता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन करने की तैयारी करता है। एटिस को पता चल जाता है और वह चिल्लाता है कि भागो। हान बिन नहीं भागता, बल्कि लिच के पास ही खड़ा रहता है। लिच कहता है कि अब सब खत्म, मैं भी जा रहा हूँ। हान बिन कहता है कि तू जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। एक्सप्लोजन होता है और पूरा एरिया धधक जाता है। हान बिन अपने आगे हाथ करता है और एनर्जी को रोक लेता है। एटी से दूर से देखता है और हैरान हो जाता है। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद लिच का कोई निशान नहीं बचता। हान बिन जमीन पर खड़ा है, बिल्कुल ठीक था। एटी से दौड़कर आता है और पूछता है कि तू ठीक है। हान बिन कहता है हाँ, ये तो कुछ भी नहीं था। एटी से सोचता है कि यह बंदा सच में मॉन्स्टर है। हान बिन लिच के दांतों की तरफ देखता है और कहता है कि शायद यह उसका लास्ट मूव था। वह एटीसे को उठाता है और वहां से चलने लगता है। एटीसे कहता है कि अब हमें विलेज वापस जाना चाहिए। हान बिन हाँ में सिर हिलाता है। वह दोनों धीरे धीरे चलते हुए विलेज की तरफ जाते हैं। रास्ते में एटीसे पूछता है कि तू इतनी ताकत कहाँ से लाया। हान बिन कहता है कि यह लंबी कहानी है। एटीसे हंस देता है और कहता है कि तू हमेशा यही कहता है। हान बिन भी थोड़ा मुस्कुराता है। वह दोनों विलेज के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हान बिन एटीसे को उसके घर तक छोड़ देता है। एटीसे कहता है कि कल मिलते हैं। हान बिन हाँ कहता है और अपने रास्ते चला जाता है। वह सोचता है कि अब यह दुनिया में और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लाइच ने अपने दांतों में रखे सारे माना को छोड़कर खुद को बर्बाद कर दिया। कहीं और एफर अपना सामान पैक कर रही है पुराने घर छोड़ने के लिए। उसने 2 आरामदायक कंबल पैक किए हैं, एक ब्रश, एक नेल फाइल और भी चीजें, और सोच रही है कि कुछ भूल तो नहीं गई। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल था कि क्या क्या जरूरी चीजें ले जाए। बैग में जो सामान डाला है उससे पैकिंग खत्म हो गई और वह चलने को तैयार है, लेकिन बैग बहुत भारी हो गया है और वह उसे उठा नहीं पा रही, इसलिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ रही हैं। वह इमोशनल हो जाती है, बैग को गले लगाते हुए, मतलब वह अपनी कोई भी चीज पीछे नहीं छोड़ना चाहती। एफर के घर के आसपास जो अजीब चीजें हो रही थी, उनकी वजह से उसे घर छोड़कर नई जगह ढूंढना पड़ रहा है। इन अजीब चीजों में एक जंगल की आग अचानक लग गई थी, जिससे उसका बगीचा जल गया। जब वह रात को लाइट बंद करके सोने गई थी, तब आसमान से एक बड़ा टुकड़ा बर्फ का गिर गया। यह यहीं खत्म नहीं हुआ, इतना बड़ा भूकंप आया कि लगा कॉन्टिनेंट ही टूट जाएगा। इस वजह से वह सो नहीं पाई। उसकी स्केल्स बहुत खराब हो गई। वह सोचती है कि शायद यह सब देवी का सजा है, क्योंकि उसने उस मीट हेड अदरवर्ल्डली की मदद की थी। जब वह हान बिन के साथ बिताए पल याद कर रही होती है, तभी उसे केव के दरवाजे पर कोई खड़ा दिखता है। लेकिन जब वह केव के दरवाजे की तरफ देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वह जल्दी चलने का फैसला करती है, क्योंकि उसके दिल में कुछ बुरा होने वाला है महसूस हो रहा है। अचानक एक आदमी एफर के सामने आ जाता है और हैरान हो जाता है एक बोलने वाली वाइवर्न देखकर। वह घबरा जाती है और सोचती है कि यह आदमी कब आया। उसे लगता है कि उसने उसे खुद से बात करते सुन लिया।
आदमी कहता है कि वह किसी को ढूंढ रहा था और रास्ते में उसकी आवाज सुनी इसलिए रुक गया। वह कहती है कि यहाँ कोई नहीं रहता। आदमी कहता है इसी वजह से उसे ढूंढने में मुश्किल हो रही है। फिर कहती है कि वह बेकार है क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त से किसी इंसान को नहीं देखा और वह मदद नहीं कर सकती। आदमी जिद करता है। उसने जरूर उस दोस्त को देखा होगा जो एक स्केलेटन था। एटिस ने कभी सोचा नहीं था कि स्केलेटन के दांत में मैजिक स्टोन्स होंगे। शुरू से ही उसे डर था कि लिच खुद को बर्बाद कर देगा और उसे पता था कि अगर ऐसा हुआ तो वह माना से भी नहीं रोक पाएगा। वह हानबिन से कहता है कि भाग जाओ, जबकि खुद माना खत्म होने की वजह से गायब हो रहा है। कहीं और लेस्ली नाम की औरत एक्सप्लोजन की आवाज सुनती है और रिचर्ड की तरफ देखती है जो ग्रेट अर्थ का मेंबर है और पूछती है कि क्या पास में कोई बॉम्ब गिरा। रिचर्ड माना के निशान देखकर कहता है कि यह मैजिक हफ्ते भर पहले हुआ था और शिन हाजुन के एक्सप्लोजन की तरफ इशारा करता है। लेस्ली हैरान हो जाती है लेकिन जानती है कि शिन हाजुन ने मरने से बचने के लिए लिच बन गया था। अचानक वह आदमी जो स्केलेटन ढूंढ रहा था और एफर से भी पूछ चुका था आ जाता है और लेस्ली के साथ मजाक करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में मजेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वह आदमी को अलेजांद्रो के नाम से बुलाती है जो चोजन वन भी कहलाता है और याद दिलाती है कि उसने हाथ न लगाने को कहा था। चोजन वन कहता है कि अगर तूने मैजिक यूज किया तो तेरे हाथ काट दूंगा, इससे पहले कि लड़ाई पूरी सीरियस हो जाए। रिचर्ड बीच में आता है और उन्हें रोक देता है। वह अलेजांद्रो को वह जगह दिखाता है जहां शिन हाजुन लड़ते हुए मरा था। वह जानता है कि लिच ने अपनी हीलिंग से ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन किया था और जैसे उम्मीद थी दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला। यह बात वह अलेजांद्रो को थोड़ा इज्जत देने के लिए कहता है। चोजन वन कहता है कि स्केलेटन का खुद को बर्बाद करना अजीब है। लेस्ली भी हाँ कहती है क्योंकि लेवल 72 वाले को इतना दबाना मुश्किल है। अलेजांद्रो कहता है वह ये नहीं पूछ रहा, बल्कि ये पूछ रहा है कि स्केलेटन उस जगह क्यों बर्बाद हुआ जो हमसे इतना दूर नहीं। रास्ते में उसने एक जगह देखी जो असली बैटलफील्ड लग रही थी, लगभग 2 किलोमीटर दूर। रिचर्ड अंदाजा लगाता है कि हाजुन को बैटलफील्ड से खींचकर ले जाया गया होगा जब वह बर्बाद हो रहा था, लेकिन उसे हाजुन के अलावा कोई और एनर्जी क्यों नहीं महसूस हो रही। वह सोचता है कि हाजुन के दुश्मन ने यह कैसे किया। इस बीच हानबिन अटीसे को बताता है कि उसने लिच के स्कल को लात मारी थी। वह बस उसे कुछ देर के लिए दूर फेंकना चाहता था, लेकिन वह बर्बाद हो गया। हालांकि वह कहता है कि उसने इतनी जोर से नहीं मारा था कि वह बर्बाद हो जाए। मैजिशियन कहता है कि स्केलेटन ने खुद को बर्बाद किया। वह सोचता है कि क्या लेवल 70 लिच खुद बर्बाद होने से एक्सपीरियंस मिलेगा। हानबिन समझाता है कि उसने अटीसे को गांव तक लाया था जब वह बेहोश हो गया था। वह कहता है कि उसने गांव की दीवार कूदकर अंदर आया था, हालांकि यह गलत था। वह मजाक में पूछता है कि नंगा आदमी को लेकर गेट से कैसे अंदर आता। फिर कहता है कि उसे अटीसे का घर नहीं पता था, इसलिए बिल्डर एसोसिएशन के बूढ़े के ऑफिस गया, लेकिन वहां से निकाल दिया गया। मैजिशियन उसे पागल कहता है। हानबिन कहानी जारी रखता है कि गार्ड्स के पीछे भागने के बाद उसे स्मगलर से टक्कर हो गई। छोटी सी बात में वह बहुत बिजी रहा। उसकी मजेदार कहानी सुनकर अटीसे सोचता है कि शायद यह लिच से भी ज्यादा तमाशा है। उसने डाकुओं के चेयरमैन को क्रेडिट दिया जिसने उसे एक दिन में ठीक होने में मदद की और कहा कि सब कुछ अच्छा ही हुआ। एटिस कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इस दूसरी दुनिया के आदमी जितना ताकतवर हो सकता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका शुक्रिया कैसे करे। उसे नहीं पता कि अगर वह उस दूसरी दुनिया के आदमी के हाथ लग जाता तो उसका क्या होता। यह समझकर कि उसकी पहले की बातें बुरी लग सकती हैं, एटिस घबराकर साफ करता है कि उसका मतलब था कि हानबिन दूसरों से अलग है, गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है। हानबिन को बुरा नहीं लगता और उसे यकीन दिलाता है कि वह जानता है उसके दोस्त का मतलब कुछ गलत नहीं था। वह आगे कहता है कि जिस दुनिया में वह रहता था वहां बहुत कातिल थे। फिर भी ओरम फ्लाउस के लाटना कॉन्टिनेंट में घुसने और देवियों को मारने के मिशन के साथ हानबिन कहता है कि वह इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह रहना पसंद करेगा, न कि एक पागल कातिल बने। एटिस फिर पूछता है कि क्या हानबिन कह रहा है कि ज्यादातर दूसरी दुनिया के लोग आम इंसान हैं। सोर्ड किंग मानता है कि शुरू में तो वह थे, लेकिन असल में उनमें से बहुत से कातिल बन गए। वह आगे कहता है कि अगर कोई एक चीज है जो उसे दूसरी दुनिया के लोगों से अलग करती है तो वह यह है कि उसके अंदर एक खराब गाइडलाइन डाली गई थी। मेज को पहले से ही पता लगता है कि गाइडलाइन क्या होती है। हानबिन कहता है कि लेवल्स देख पाना उन ताकतों में से एक है और उसका मानना है कि एक छुपी हुई ताकत भी है जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता। एटीज अपने बड़े दोस्त की बात दोहराता है ताकि यह पक्का कर सके कि क्या कोई ऐसी चीज है जो दूसरी दुनिया के लोगों को कत्ल करने या समय के साथ डीमन गॉड के हुक्म मानने पर मजबूर कर सकती है। हानबिन सोचता है कि उसे लेवल 5 दिखाने की वजह शायद उसकी खराब गाइडलाइंस हैं। वह मानता है कि उसे नहीं पता कि वह खराबी कितनी बड़ी है और उसे यकीन नहीं कि वह अचानक पागल होकर कातिल बन जाएगा, लेकिन इसीलिए उसका मानना है कि आर्टिस को उसके साथ जुड़ने से कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। वह बताता है कि उसने बहुत पैसा बचाया है और गांव में रुकने की कोई वजह नहीं है, इसलिए वह जा रहा है। वह अपने दोस्त को अलविदा कहता है। वह कंबल को जोर से पकड़ता है, उसकी उंगलियां कपड़े में धंस जाती हैं, उसके अंदर गुस्सा उबल रहा है। वह फिर अपना परिचय एटिसा एम फाटिर रग्नारका के रूप में देता है, जो छाया की महान देवी किवरियल द्वारा बनाए गए ड्रैगन्स की औलाद है।
वह बताता है कि ड्रैगन्स की सभी प्रजातियों में से फायर ड्रैगन्स अपने फर्ज निभाने के लिए जाने जाते हैं। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वह कहता है कि एक फायर ड्रैगन कभी अपने कर्ज नहीं भूलता। वह हनबिन को प्यार से एक फौजी वेटरन कहता है। थोड़ी देर बाद चेयरमैन हानबिन को अलविदा कहता है। जब वह जाने के लिए तैयार होता है, वह उसे एक गाड़ी देता है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी और एक नक्शा देता है रास्ता ढूंढने में मदद के लिए। इसके अलावा वह उसे बताता है कि अगर वह बिल्डर एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो वह शहर के दरवाजे से गुजर पाएगा। वह हनबिन को उसकी नई पहचान एक ब्रोकर के जरिए भेजेगा। चेयरमैन चाहता है कि वह सामान ड्रॉप ऑफ जगह पर छोड़ दे और बस गाड़ी बेच दे। जब वह पूछता है कि गाड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उसका क्या करे, तो चेयरमैन उसे रखने को कहता है और बोलता है कि उसे भेज देना ठीक है, यह देखते हुए कि वह कितना परेशान करने वाला है। हनबिन के जाने से पहले बॉस उससे एक वादा मांगता है कि वह कभी किसी इंसान को नहीं मारेगा, क्योंकि जिस पल वह जंगली हंटर किसी को मारता है वह एक राक्षस बन जाता है। इसके बाद हनबिन चला जाता है, कहता है कि वह किसी दिन वापस आएगा। चेयरमैन एक गहरी सांस लेता है, आसमान की तरफ देखता है और भगवान से उनकी रक्षा करने को कहता है। दूसरी जगह एफर को रिचर्ड की पार्टी ने पकड़ लिया है और वह उस जगह को देख रही है जहां शिन हाजुन एक हफ्ते पहले मरा था। रिचर्ड को सिर्फ हाजुन के जादू और दूसरे कमजोर जादू के निशान महसूस हो रहे हैं। वाइवन परेशान है क्योंकि उसे अब ग्रेट अर्थ ने पकड़ लिया है। लेस्ली को यकीन नहीं कि लिच इतने कमजोर जादू से हार जाता। वह अलेहांद्रो की तरफ देखती है और दूसरी एनर्जी के रिएक्शन पर सवाल करती है। वह पक्का करता है कि उसने ऑरास, प्रानास और फोर्स चेक कर लिए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। रिचर्ड सवाल करता है कि क्या अलेहांद्रो यह कहना चाहता है कि लिच की हड्डियां सिर्फ शारीरिक ताकत से टूटी और बिखर गई थीं। वह बताता है कि कुछ जीव सिर्फ ताकत के बल पर एक लिच को हरा सकते हैं, जिसमें 500 साल पहले रहने वाले एक ड्रैगन की ताकत सबसे ऊपर है। उसकी ताकत एक लिच की हड्डियों को डीस्ट में बदलने के लिए काफी है। रिचर्ड फिर उन्हें जमीन पर ड्रैगन का खून इस्तेमाल करने का हुक्म देता है ताकि उसकी जगह ढूंढ सकें। हनबिन की गाड़ी एक अनजान जंगल के बीच में खराब हो गई है। उसकी गाड़ी का एक पहिया गायब है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। उसे डर है कि इस तरह तो गाड़ी में रखा सारा सामान बेकार हो जाएगा। कुछ डाकू उसकी बातें सुन रहे हैं और उनमें से कुछ उसके पास जाने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें उससे कोई अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। उनका बॉस अपने गुंडों को उसका पीछा करने का हुक्म देता है। डाकुओं का बॉस जंगल से बाहर आता है और उसे कुछ सामान उतारने में मदद करने की पेशकश करता है। जब वह उतारने की बात करता है तो उसका मतलब होता है कि वह उसे अपने लिए ले लेगा। वह हनबिन को कहता है कि उसे कलुष होना चाहिए कि डार्क गॉर्ज का डाकू कलंडोर उसकी मदद करने को तैयार है। दूसरी दुनिया का सोर्ड किंग उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और बिना किसी की मदद के अपनी गाड़ी ठीक कर लेता है। थोड़ी देर बाद हनबिन ने डाकू को अपनी गाड़ी में बैठा लिया है, जिसकी कलंडोर ने खुद भी कभी उम्मीद नहीं की थी। डाकू बात मान रहा है, शायद इसलिए क्योंकि हनबिन ने उसे मारा था। डाकुओं से टकराने से पहले हनबिन को नक्शा देखने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा था और आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह परेशान हो गया था। लेकिन कलंडोर के आने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला। डाकू को फंसाया गया था, यह एक जाल था। जब हानबिन उसका नाम गलत लेता है तो वह ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही पछताता है क्योंकि वह आदमी बुरा मान जाता है। थोड़ी देर बाद वह हेटन सिटी पहुंच जाते हैं और कलंडोर उसे गाड़ी से ही शहर देखने को कहता है। हनबिन का पहला इंप्रेशन अच्छा है। वह हैरान है कि यह प्रेस में दिखाए गए से कितना बड़ा है। कलिंडोर फिर टूर गाइड का काम संभालता है और शहर में घुसते ही उसे शहर से मिलवाता है। वह बड़े गॉर्ज की तरफ इशारा करता है और बताता है कि यह उत्तर का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा डंजन है, क्रेटर वैली डंजन। हनबिन सोचता है कि ठीक बीच में शहर बनाना खतरनाक है, लेकिन कलिंडोर बताता है कि एंट्रेंस गॉर्ज के नीचे है, इसलिए मॉन्स्टर्स का ऊपर चढ़ना मुश्किल है। हाँ, ये सच है कि एक हंटर के रूप में डंजन के पास रहना आने जाने में ज्यादा आसान होता है। हनबिन सोचता है कि पास रहना अच्छा है, लेकिन उस गॉर्ज से नीचे उतरकर चुपके से डंजन में घुसना उसके लिए आसान नहीं होगा। कलिंडोर उसे बताता है कि वह पहुंच गए हैं, लेकिन वहां काफी ट्रैफिक जैम है। गुजरना और मुश्किल होगा क्योंकि शहर बहुत बड़ा है। उसे भटका हुआ देखकर डाकू भागने की कोशिश करता है क्योंकि शहर के एंट्रेंस पर उसकी जांच होगी और उसके कामों के लिए उसे सजा मिलेगी। हनबिन उसे चुप रहने का हुक्म देता है। वह वापस कुछ नहीं बोलता क्योंकि यह सोर्ड किंग का शहर में पहला बार है और उसे नहीं पता होगा कि यह जगह कैसी है। कलंडोर बताता है कि क्रेटर वैली के आखिर में एक जेल कैंप है जहां उत्तर के सारे मुजरिमों को रखा जाता है। वहां बेरहम मुजरिमों की भीड़ थी जो आम इंसान नहीं थे, और उसने दावा किया कि उस जैसा छोटा मोटा डाकू वहां ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। फिर भी थोड़ा बेहतर होता अगर वह राक्षस ही एक लौती समस्या होते। हाल ही में उन्होंने एक दूसरी दुनिया के आदमी को भी पकड़कर बंद कर दिया है। जेल के कैद भी उससे डरते हैं। हनबिन हैरानी से दूसरी दुनिया के आदमी शब्द दोहराता है। कैलेंडर कहता है कि वह डीमन उसे चीर देगा। जैसे ही वह हनबिन से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा होता है, एक ऑफिसर उनके पास आता है। हनबिन उसे पैसों की एक थैली देता है और ऑफिसर को बताता है कि वह आदमी कैलेंडोर अपना काम छोड़ रहा था, इसलिए वह उसे डांट रहा था। वह ऑफिसर को अपना कार्ड दिखाता है। बी डाकू जानना चाहता है कि उसे यह पैसा क्यों मिला।
जब हान बिन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी तो सिर्फ पहने हुए कपड़ों के साथ मुश्किल थी, इसलिए उसने उसे यह पैसा दिया क्योंकि वह उसकी कीमत जानता था। वह आगे उस आदमी को सलाह देता है कि वह कोई दूसरा काम ढूंढे। कलंडोर कहता है कि वह सोने के सिक्कों का अच्छे से इस्तेमाल करेगा। उसे एहसास होता है कि उसने डाकू को गलत सिक्के दे दिए हैं। वह उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डाकू पहले ही जा चुका है। हाइटन सिटी की भीड़भाड़ वाली सड़कों में हनबिन को एहसास होता है कि वह बुरी तरह फंस गया है। उसके पास जितना पैसा है उससे वह ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। भले ही वह नहीं चाहता, वह सोचता है कि उसे बिल्डर्स एसोसिएशन जाकर फिर से कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी यह उन हंटर्स से ज्यादा अच्छा पैसा देता है जो काम पाने के लिए बोर्ड पकड़े खड़े हैं। सोचता है कि पहले जगह से निकलने का कोई फायदा नहीं था। वह बिल्डर्स एसोसिएशन का बोर्ड ढूंढने की कोशिश करता है और अपने प्यारे दोस्त को एक बोर्ड पकड़े देखता है जिस पर लिखा है एक फौजी वेटरन की जरूरत है। हनबिन जल्दी से उसे पकड़ता है और भाग जाता है। शांत होने के बाद वह किसी अनजान जगह पर चाय पीते हैं, शायद एक कैफे में। एटीसी कहता है कि इस शहर में ज्यादा अच्छी जगह नहीं है और लगता है कि जब ऐसे बैठकर चाय पीते हैं तो उनकी सारी चिंताएं बेकार लगती हैं। जब वह हनबिन से उसके देर से आने की वजह पूछता है, सोर्ड किंग उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि यह तो उसे पूछना चाहिए, और फिर उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और वह उससे 2 दिन पहले कैसे पहुंच गया। हनबिन बताता है कि वह देर से इसलिए आया क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। आर्टिस उसे याद दिलाता है कि बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने उसके जाने से पहले क्या कहा था। उसे याद आता है कि उसे अपनी ड्रैगन वाली पहचान छुपाने को कहा गया था। उसे यह भी याद है कि चेयरमैन ने उसे बताया था कि वह उसे एक ब्रोकर के जरिए नई पहचान भेजेगा। इसके अलावा उसे वहां ब्रोकर से मिलने को कहा गया था, लेकिन यह बात उसके दिमाग से निकल गई थी। शांत होने के बाद वह एटीसी को कहता है कि वह उसका शुक्रगुजार है और उसे अपनी पार्टी में लेना चाहता है, लेकिन उसके साथ जुड़ने से कुछ अच्छा नहीं होगा। एटीसी कहता है कि उसने यह घर खरीदने में पैसा बर्बाद किया जिसमें वह आराम कर रहे हैं। हनबिन उससे पूछता है कि लीडर कौन होगा। वह बहस करता है कि जब उनके पास वह है तो वह लीडर कैसे बन सकता है। हनबिन कहता है कि वह लीडर कैसे बन सकता है, वह तो सिर्फ लेवल 5 है। वह कहता है कि अगर किसी भी हाल में वह इस वजह से मशहूर हो जाता है तो उसे देवी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। एटीस को लगता है कि वह सही है। सबसे पहले उनके दरवाजे पर हेरेसी इंक्विजिटर्स दस्तक देंगे। हनबिन का मकसद अपनी पहचान छुपाना और लेवल अप करते रहना था, लेकिन ज्यादातर मॉन्स्टर्स भी काम नहीं आते। मेज जानता है कि यह कितना परेशान करने वाला होगा। वह एटीसी से पूछता है कि क्या उसके घर में पानी है। मेज उसे बताता है कि वह फ्रिज के पीछे है और वह उसे पी सकता है। वह इस दुनिया में फ्रिज देखकर बहुत हैरान है कि उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आई हैं। जादूगर सोचता है कि क्या दूसरी दुनिया के सब लोग इस दुनिया को नफरत से देखते हैं। वह रॉक माउंटेन्स में फंसे रहने के बाद उम्मीद छोड़ चुका था। अब वह एक्साइटेड है कि उसके अंदर जितना चाहे पानी और ड्रिंक्स हैं। जब वह फ्रिज का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, गाइडलाइंस उसे बताती हैं कि उसका लेवल काफी नहीं है। फ्रिज में देखने के लिए यूजर को लेवल 10 होना चाहिए। वह घबरा जाता है, चिल्लाता है कि सिर्फ फ्रिज खोलने के लिए लेवल की जरूरत क्यों है। एटिस अपने फ्रिज को उस पागल आदमी से टूटने से बचाते हुए कहता है कि फ्रिज एक जादुई चीज है, इसलिए जरूरतों को पूरा करना तो जाहिर सी बात है। हनबिन को समझ नहीं आता कि यह जाहिर क्यों है, क्योंकि उसकी दुनिया में लेवल्स जैसा कुछ नहीं था। जब वह जादुई चीजों और आर्टिफैक्ट्स को कोसता है तो ड्रैगन बताता है कि वह दोनों ऐसे औजार हैं जो ओआरएम फ्लाउस डीमन गॉड द्वारा बनाए गए डंजन्स की नींव है। अटीसी एक पल के लिए सोच में डूबा हुआ कहता है कि उसे अभी एक तरीका सूझा है जहां हान बिन को अपने कम लेवल के बावजूद मशहूर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा आदमी उलझन में है, लेकिन अटीसे समझाता है कि जो वह कह रहा है वह उससे कहीं ज्यादा आसान है। वह बताता है कि वह पहले हनबिन नाम से छुटकारा पाना चाहता है। हाइटन हंटर्स गिल्ड में एटिस और हनबिन अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एटीसी का रजिस्ट्रेशन कर रही रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मैजिक स्टोन ने उसके लेवल 37 होने की पुष्टि की है और इसके नतीजे में उसका हंटर रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। हान बिन का काम कर रही दूसरी रिसेप्शनिस्ट उससे डील करने में ज्यादा खुश नहीं है, जिसे वह अट्रैक्टिव नहीं मानती। रिसेप्शनिस्ट उसे नए नाम फेलाड बेनेट से बुलाती है और पूछती है कि क्या वह ऊपर कुछ पहन सकता है। उसका भावहीन चेहरा देखकर वह डर जाती है और माफी मांगती है। वह जल्दी से मेजरिंग स्टोन निकालती है और उसका लेवल चेक करती है। लोकल हंटर्स उसके बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस जैसा कोई नहीं देखा। इसी बीच अटीसा हेटन हंटर्स गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट को सलाह देता है कि उसे हनबिन का लेवल नापने के लिए मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अटीसा का रजिस्ट्रेशन करने वाली रिसेप्शनिस्ट दावा करती है कि यह जरूरी है। फलाड बेने मेजरिंग स्टोन को अपने हाथों से तोड़ देता है, कहता है कि वह कभी किसी बुरी पत्थर से आने वाले बुरे जादू को अपने पवित्र शरीर को छूने नहीं देगा। सब लोग उसे एक हाथ से मेजरिंग स्टोन तोड़ते देखकर हैरान हैं, लेकिन वह ज्यादा दंग है क्योंकि उसने अभी मेजरिंग स्टोन को ई कहा। लोकल हंटर्स मान लेते हैं कि वह वही है जिसके बारे में उन्होंने अफवाहों में सुना है, कोई जो मेजरिंग स्टोन्स को बुरा कहता है और उसमें जबरदस्त ताकत है। इन सब अनुमानों के बीच एटीस के चेहरे पर मुस्कुराहट है। बहुत अदब से रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या हनबिन लेजेंडरी वॉरिंग रेस से बिलोंग करता है, वॉल्टेरा, जबकि अटीसे उसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता है।
हंटर्स बनने के लिए अप्लाई करने से पहले हान बिन अतीसा के घर की छत पर आराम कर रहा है, उसके बगल में धूप सेंकते हुए, और प्लान कर रहा है कि वह पूरे शहर को कैसे धोखा देंगे, यह सोचने पर मजबूर करके कि हनबिन वाल्टेरा रेस का महान योद्धा फेलाद बेने है। वह मेज से साफ करवाता है कि वाल्टेरा योद्धा अपने चमकदार सुनहरे शरीर पर गर्व करते हैं। हैरान चेहरे के साथ वह सवाल करता है कि क्या वाल्टेरा सच में एक योद्धा रेस है, क्योंकि उसे तो वह एक फैंसी टाइटल के पीछे छुपे हुए दिखावेबाज लगते हैं। अटीस अपनी बात जारी रखता है। वाल्टेरा कबीलों को एक खास कबीले के रूप में बताता है जो दूर पूर्व के बंजर पहाड़ों में रहते हैं। लोग उनके दिखने के तरीके को दिलचस्प मानते हैं। उन्हें काफी तगड़े और फिट रहने वाले लोग माना जाता है। लोगों की समझ के मुताबिक चेइलसू एक 8 साल का बच्चा है जिसका शरीर इंसानी नहीं है और उसमें जबरदस्त ताकत है। उसकी माँ भी एक बेहद ताकतवर योद्धा है और उसका 84 साल का दादा भी, जो लेवल 40 के पेट कैलिकटूस को सवारी के लिए इस्तेमाल करता है। आखिर में चेइलसू की 3 साल की बहन और उसका लेवल 27 पेट स्पॉटी है। हनबिन को यकीन नहीं आता कि उसे यह सब क्या बताया गया है और पूछता है कि चेइलसू का बाप कहाँ है। एटी से जवाब देता है कि बहादुर योद्धा बाप फेलाड बेने अपने परिवार की खातिर लटना कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ता है। उलझन में वह सोचता है कि वह बाप क्यों है, जिससे उसका दोस्त बताता है कि यह फिलड बेने के प्लान का हिस्सा है। वह कहता है कि एक कुंवारे आदमी को शर्मिंदा होकर घूमने का क्या फायदा। एटीस सोचता है कि अगर लोग यह मानने लगते हैं कि वह वल्टोरा योद्धा है तो उसे अब अपना लेवल छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह जैसे जैसे वह डंजन्स क्लियर करके ज्यादा मशहूर होगा, वह आखिर में 6 देवियों से मिलेगा। वह एटीसी को याद दिलाता है कि उसे हंटर बनने के लिए अभी भी मेजरिंग स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मेज कहता है कि वह बस चाहता है कि वह उसे तोड़ दे, जबकि वह बाकी सब संभाल लेगा। लोकल सोच रहे हैं कि सोर्ड किंग की रेस यहाँ क्यों है। आरटीसी बताता है कि वह अपना फर्ज पूरा करने आया है। अंदर ही अंदर उसे यकीन है कि उसका दोस्त दूसरों को वाल्टेरा योद्धा जैसा लगता है। वह हान बिन के फिलड रोल प्ले में शामिल हो जाता है। वह बताता है कि उसने रिसेप्शनिस्ट को कैसे डरा दिया है, क्योंकि मेजरिंग स्टोन तोड़ना जरूरी नहीं था। हनबिन माफी मांगता है, मानता है कि वह बहक गया था। मेज अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता है, कहता है कि वह यहाँ नया है। इसके बाद एटीस रिसेप्शनिस्ट को समझाने की कोशिश करता है कि मेजरिंग स्टोन्स मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वाल्टेरा योद्धाओं को आर्टिफैक्ट्स जैसी चीजों से दूर रहने की सख्त मनाही है। हनबिन पीछे से उन्हें बुरी पत्थर कहता है। डीसी कहता है कि वह टूटे हुए मेजरिंग स्टोन का जरूर मुआवजा देंगे। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वह हंटर के रूप में रजिस्टर किए बिना पार्टी के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। वह परेशान नहीं है क्योंकि उसका दोस्त उसके बॉडीगार्ड के रूप में रजिस्टर होगा। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अगर उसके पास ऐसा अच्छा बहाना होता तो वाल्टेरा योद्धा होने का नाटक करने का क्या फायदा, लेकिन उसे एहसास होता है कि क्योंकि वह वाल्टेरा है, वह अपना लेवल नापने से बच गया। हनबिन अटीसा का बॉडीगार्ड बनने में भी ठीक है, क्योंकि बॉडीगार्ड के रूप में रजिस्टर करना आसान नहीं और परेशान करने वाला काम है। रिसेप्शनिस्ट वाल्टारियन को उसका बॉडीगार्ड साबित करने वाले प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। जादूगर उन डॉक्यूमेंट्स को घर पर भूल जाने का बहाना बनाता है और लड़की को लुभाकर अपना काम निकाल लेता है। भेस बदले आदमी के लुक से प्रभावित होकर बाकी ग्रुप को छोड़ दिया जाता है। रिसेप्शनिस्ट में जान आ जाती है और वह उसे तुरंत रजिस्टर कर देती है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे डेट पर भी पूछती है, सुझाव देती है कि कभी पास के बार में साथ में ड्रिंक करें। जब एटिस कहता है कि अल्कोहल उसके लिए थोड़ा ज्यादा है, तो पहले वाली रिसेप्शनिस्ट सुझाव देती है कि वह उसके साथ कॉफी पिए। हान बिन दूर से देखते हुए परेशान है कि वह अकेला ही क्यों पॉपुलर होना चाहिए, लेकिन वह खुद से कहता है कि यह सब एटीसी की वजह से है। वह बिना चिंता के घूम सकता है, इसलिए उसे जलन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह सोचता है कि उसे पता होना चाहिए था कि उसका शरीर किसी लड़की को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अचानक कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं, उसे अपनी पार्टीज में थोड़े समय के लिए शामिल होने का न्योता देते हैं। कुछ हंटर्स उसकी मसल्स को छू रहे हैं और दूसरे उसे अपनी पार्टीज में बुला रहे हैं। अपने कुल फायदे का 70% तक देने की पेशकश कर रहे हैं। घबराकर वह चिल्लाता है, रुको, हाइटन सिटी के पास कहीं। रिचर्ड की पार्टी एक गड्ढे जैसी जगह पर रुकी है जहां अजीब सी हवा है। एक्टिंग पार्टी लीडर और अलेजांद्रो डंजन ड्रिफ्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिचर्ड अलेजांद्रो को बताता है कि उसने काफी लैटनियंस को पकड़ा है। चोजन वन इस बात से खुश नहीं है कि उसके ग्रेट अर्थ के साथी ने यह कैसे कहा। वह जवाब देता है कि उसने सिर्फ घूमने वाले ड्रिफ्टर्स को ही लाया है। अलेजांद्रो सोचता है कि एक इलाके के शासक के नजरिए से क्रेटर डंजन के आसपास जमा होने वाले हंटर्स आम नागरिकों से ज्यादा फायदेमंद हैं, और उन्होंने सिर्फ चुने हुए लैटनियंस को ही नागरिक के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी गरीब कचरा बिनने वालों जितनी आसानी से हुक्म नहीं मानता करते हैं। लेस्ली निष्कर्ष निकालती है कि अलेजांद्रो ने अपनी तर्कों के आधार पर कुछ नहीं किया है। वह उसे याद दिलाती है कि जिस जगह पर वह है, वह उन्हें बड़े डंजन्स के साथ उनके गठबंधन के सबूत के रूप में दी गई थी। वह समझाता है कि उसके प्रयासों की वजह से ही वह इतने लोगों को इकट्ठा कर पाए हैं। रिचर्ड बताता है कि 500 साल से ज्यादा उम्र के हर ड्रैगन ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है, और अगर उनमें कोई गद्दार है तो उन्हें ध्यान से सोचना होगा कि उनका मकसद क्या है। अलेजांद्रो को सुकून मिलता है कि अटाई से यहाँ हाइटान सिटी में भाग आया।
वह अपने इंसानी रूप में कहीं और नहीं रह पाएगा, सिर्फ डंजन सिटीज में। लेस्ली को लगता है कि यह शर्म की बात है कि ड्रैगन का खून सूख गया है और वह अब लोकेशन स्पेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मुस्कुराहट के साथ वह सोचती है कि अलेहांद्रो को अटीसे को ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बातों से चिढ़कर वह साफ करता है कि ड्रैगन को न ढूंढ पाना उसकी गलती नहीं है। रिचर्ड को लगता है कि चोजन ने उन्हें बुलाया था, सिर्फ उनके सामने राजा की तरह दिखने के लिए, और अलेहांद्रो इससे इनकार नहीं करता। वह पर्दा हटाता है और उन्हें एक परफॉर्मेंस स्टेज दिखाता है जहां वह एक पुराने हंटर को बुलाता है जिसे डंजन में हंटर्स को मारने के लिए पकड़ा गया था। इस पागल पुराने हंटर ने लगभग 25 हंटर्स को मारा था और उसने उन्हें अपनी फांसी से पहले वहां से हटा दिया था। अलेहांद्रो उसे आजादी देगा अगर वह अपने दुश्मन को मार देता है। लेस्ली अपने साथी के एक थके हुए लेवल 37 को पकड़ने के काम से प्रभावित नहीं है। चोजन वन उसे फिर से देखने को कहता है। इस बार वह उसकी गर्दन पर एक निशान देखती है जो बताता है कि उसके अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइंस डाली गई हैं। लेस्ली हड्डियों तक हैरान है। उसने सोचा था कि उन आर्टिफिशियल गाइडलाइंस को लगाने के बाद कोई नहीं बचता। वह बताता है कि उन्होंने तरीका डंजन एक्सट्रैक्शन टेक्निक से बदलकर ह्यूमन एक्सट्रैक्शन टेक्निक कर दिया है। रिचर्ड शुरू में मान लेता है कि अलेजांद्रो ने इम्प्लांट के साइड इफेक्ट्स को कम किया है, भले ही वह जानता है कि ऐसा करने से भी वह उस आदमी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। चोजन वन उसकी तारीफ करता है कि उसने सब कुछ तुरंत समझ लिया। वह फिर बताता है कि यह एक कुर्बानी का मामला है और यह कुर्बानी एक इंसानी लड़की है। लड़की 2 तलवारें चलाने वाली लड़की एफर को बताती है कि वह एक अच्छी वाइवर्न है, इसलिए उसे अफसोस करने की कोई वजह नहीं क्योंकि यह उसकी गलती नहीं है। पुराना हंटर लड़की को जल्दी से मारने के लिए उत्सुक है। अलेहांद्रो उसे लड़की के साथ खेलने की इजाजत देता है क्योंकि वह उसकी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। खेल अब शुरू होता है। पुराना वाला बताता है कि वह शुरू में घबराया हुआ था, लेकिन जितना ज्यादा उसने गाइडलाइन का इस्तेमाल किया उतना ही उसे वह पसंद आने लगी। उसने यकीन किया। वह मानती है कि लड़की, उसकी दुश्मन, को यह देख पाना चाहिए कि उसका लेवल उससे ज्यादा है और चाहती है कि वह अपनी जिंदगी की भीख मांगे। वह जानती है कि ऐसा करना बेकार होगा और लड़ने से डरती नहीं है। इसी बीच एफर डरी हुई है, लेकिन उसे पता है कि ऐसे डरपोक रहने से उसकी हालत बेहतर नहीं होगी। आखिर वह एस नाइट वाइवर्न थी जिसने राज्य की रक्षा की थी। लड़की को बचाने के लिए वह दूसरी दुनिया के लोगों के ध्यान न देने पर एक मौका ढूंढने का फैसला करती है और फिर यहाँ से भाग जाती है। वह ग्रेजिंग मजल उतारती है और ध्यान से कमरे से बाहर झांकती है। उसे लड़की बेहतरीन मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में नाच रही है। अगर पुराना हंटर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है तो वह अपनी लड़ाई को और तेज करना चाहता है। वह जवाब देती है कि अगर ऐसा है तो उसे अपनी अपीयरेंस पर इतना समय नहीं लगाना चाहिए था। पुराना हंटर हैरान है क्योंकि लड़की ने उसके बाल अपनी तलवार से काट दिए और उसे पता भी नहीं चला। लेस्ली सोचती है कि क्या लड़की के पास भी आर्टिफिशियल गाइडलाइन है। अलेहांद्रो कहता है कि यह समझ नहीं आता कि वह अपनी उम्र में इतने हाई लेवल पर कैसे है बिना आर्टिफिशियल गाइडलाइन के। उसे लगता है कि लेवल 5 का फर्क भी ज्यादा मायने नहीं रखेगा अगर वह इतनी काबिल है। वह सोचती है कि अलेहांद्रो उस आदमी को क्यों दिखाना चाहता था जो सिर्फ एक्सपीरियंस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अच्छा लगता है। वह उसे और करीब से देखने को कहता है। पुराने हंटर का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह अलेजांद्रो के रुकने के हुक्म को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेस्ली हैरान है यह जानकर कि अलेजांद्रो ने ह्यूमन एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसने उस पागल हंटर को टोटीरो में बदल दिया है। वह बताता है कि ह्यूमन एक्सट्रैक्शन टेक्निक में आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर बनाना शामिल था। इससे इम्प्लांट के साइड इफेक्ट्स खत्म हो गए। यह चाइमेरा तब बदलता है जब वह अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इम्प्लांट के साइड इफेक्ट्स से छुटकारा पाने का एक ही तरीका ह्यूमन एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आधा टीरो बने पुराने हंटर ने लड़की पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपनी खास बिजली की ताकत का इस्तेमाल करती है और उसे बेहोश कर देती है। वह जजेस को बताती है कि उसने टेस्ट रोक दिया है क्योंकि दुश्मन बेहोश हो गया है। अलेहांद्रो बताता है कि वह उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और लड़की को हुक्म देता है कि वह इसका ख्याल रखे इससे पहले कि यह फिर से पागल हो जाए। आधा तोतोरो होश में आता है और ऐलान करता है कि वह ठीक है, सिर्फ फिर से मारा जाने के लिए। एफर शुरू से ही देख रही थी और उसने देखा कि जिस लड़की ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था उसने पुराने हंटर को मार दिया। भले ही पुराना हंटर एक मॉन्स्टर जैसा लगता था, फिर भी वह एक लैटिनियन था। इसके अलावा लड़की ने अलेहांद्रो का हुक्म बिना सोचे समझे मान लिया। रिचर्ड को याद आता है कि अलेहांद्रो ने बताया था कि लड़की अंधी थी और मानता है कि मैजिक सोर्ड्समैन स्किल्स और सोर्ड स्किल्स गाइडलाइन का इस्तेमाल करके की गई होंगी। चोजन वन बताता है कि लड़की की इंद्रियां बहुत तेज हैं। रिचर्ड सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल गाइडलाइन कामयाब है और उसे हैरानी है कि अलेजांद्रो ने अभी तक उस बीइंग को इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की। चोजन वन बताता है कि जब किसी आदमी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइन डाली गई हो और वह दुश्मन को मारता है तो उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता। लेस्ली निष्कर्ष निकालती है कि यह एक ऐसी गाइडलाइन है जो एक्सपीरियंस अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी राय दे। रिचर्ड बीच में बोलता है और कहता है कि हारे हुए दुश्मनों से एक्सपीरियंस पॉइंट्स अब्सॉर्ब करके लेवल अप करना सिर्फ अर्थलिंग्स के लिए ही नहीं बल्कि डंजन मॉन्स्टर्स के लिए भी मुमकिन है। अलेहांद्रो आगे कहता है,
इसीलिए उन्होंने डंजन मॉन्स्टर्स पर भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन जैसा वह देख सकते हैं अभी भी साइड इफेक्ट्स हैं। रिचर्ड दावा करता है कि वह ताकत किसी और जगह से आती है। अलेजांद्रो मान लेता है कि वह ड्रैगन स्कोर की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़े ड्रैगन से सहमत किया था। वह इसे टेस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर कोई गद्दार है तो कहानी बदल जाती है। रिचर्ड उसकी तरफ एक आर्टिफैक्ट फेंकता है और बताता है कि मैडम ने उन्हें यह खास चीज दी है जब वह उस बड़े ड्रैगन को खत्म करेंगे। लेस्ली उन्हें याद दिलाती है कि इस चीज ने लिच से डील किया था और सोचती है कि क्या वह अपने लेवल से इसे संभाल पाएगा। अलेजांद्रो उसे उदार कहता है क्योंकि आर्टिफैक्ट मिलना अच्छा है, लेकिन एक खास चीज मिलना सबसे बड़ा एहसास है। रिचर्ड उस बीइंग को बताने का प्लान करता है कि वह आर्टिफिशियल गाइडलाइन पूरा करने के करीब है। वह और लेस्ली चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम है। जाने से पहले वह बताती है कि उसे जलन हो रही है क्योंकि अलेजांद्रो को एक बड़ा ड्रैगन पकड़ने को मिलेगा और अगर वह आर्टिफिशियल गाइडलाइन बना लेता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब वह कमरे में बिल्कुल अकेला है। वह सोच रहा है कि उसे जो मिला है उसके पीछे क्या खतरे हो सकते हैं। अगर उसे वह नहीं मिलता तो वह जिम्मेदार होगा। वह मानता है कि वह कमजोर बन गया है। अलेजांद्रो सोच रहा है कि इंसानी रूप में एक ड्रैगन को बिना किसी लोकेशन स्किल्स के कैसे ढूंढे। वह लड़की एली को हुक्म देता है कि वह वाइवन को बाहर आने और लाश साफ करने को कहे। फिर वह भी चला जाता है। वह उस छोटे कमरे का दरवाजा खोलती है जहां एफर को रखा गया था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। इसी बीच वाइवन अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसने हैरानी से रिचर्ड, अलेजांद्रो और लेस्ली से सब कुछ सुन लिया था। इसके अलावा उसे यह भी पता चला कि वह लड़की भी अलेजांद्रो की सबॉर्डिनेट है। वह सोचती है कि सब पागल हैं और उसे पता है कि अगर वह यहाँ और ज्यादा देर रुकती है तो वह शहर से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उस दरवाजे पर है जो बाहर की तरफ जाता है, वह पहले वाली लड़की से टकरा जाती है जो उसे रोक देती है। एली उनके बीच की दूरी कम करती है और उसे बिजली के जादू से मारती है, लेकिन एफर ठीक समय पर उसकी हमला करने की रेंज से बच जाती है। उसे सुकून मिलता है कि एयर स्ट्रिप छोटा था और मानती है कि अगर एली को उड़ना आता तो उसका काम हो जाता। अचानक आर्टिफिशियल आउटलाइन वाली लड़की एक लासो फेंकती है जो एफर के पैर से जुड़ जाता है और फिर खुद को हवा में फेंकती है। एली उसे कहती है कि वह और आगे नहीं जा सकती। एफर चिल्लाती है कि उसे ऐसे आसमान से नफरत है जो रोकने वाले हैं, और यह पहली बार है जब उसने हानबिन के अलावा किसी और के सामने बात की। इसके बाद वाइवन और भी ऊंचाई पर पहुंच जाती है और फिर रस्सी काट देती है जिससे दूसरी तरफ वाला आसमान से नीचे गिर जाता है। एफर ने खुद को नीचे गिराया यह जानते हुए कि वह सुरक्षित रूप से लैंड कर पाएगी क्योंकि वह एक मैजिक सोर्ड्समैन है। उसे शुरू में डर था कि ऊपर आर्चर्स होंगे, लेकिन अब उसने पक्का कर लिया है कि वहां कुछ नहीं है। दूसरी जगह क्राफ्टर वैली डंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर हनबिन कुछ कीड़े जैसे क्रीचर्स से लड़ रहा है। वह मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है, उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ खेलने के लिए। लेकिन वह गलती से एक मॉन्स्टर को मार देता है जब वह अपनी ताकत एडजस्ट करना भूल जाता है। कुछ ही पलों में वह और कई कीड़े जैसे क्रीचर्स से घिर जाता है। उसे पता है कि यह उन्हें एक एक करके ठीक करने का समय नहीं है क्योंकि वह बहुत बड़े हैं और बड़ी संख्या में हैं। हनबिन को पासिंग थ्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक स्किल जहां वह अपना हथियार ऊंचा उठाता है और लंबे मॉन्स्टर्स के नीचे से गुजरकर उन्हें काबू करता है। उन्हें मारने के लिए यह कमजोर है, लेकिन वह सोचता है कि यह उसके फायदों में से एक है। उसने चतुराई से लाशों को इकट्ठा कर दिया है बिना खुद को थकाए और बाकी एटीसी पर छोड़ देता है। जादूगर आता है और मॉन्स्टर्स की लाइफ फोर्स को जलाना शुरू कर देता है। हनबिन हैरान है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह सोचता है कि उसका प्यारा दोस्त कैसा महसूस कर रहा है। आर्टिस्ट उसकी शिकार चुराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह उसे कहता है कि चिंता न करे, यह उसके लिए आगे अच्छा है अगर वह लेवल अप करता है। हनबिन अपने ख्याल बताता है, सोचता है कि उसका लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा। मेज इशारा करता है कि उसका लेवल इतनी आसानी से नहीं बढ़ेगा। जब हनबिन उससे इस निष्कर्ष का आधार पूछता है तो एक टी-रेक्स को भेज दिया जाता है। ये बताता है कि लेवल्स कैसे किसी जीव की लाइफ फोर्स के बहाव को कंट्रोल करने की पूरी ताकत को दर्शाते हैं। यह समझ में आता है कि उसे लेवल अप करना अपनी हड्डियों की बनावट बदलने जैसा होगा। हनबिन सोचता है कि वह यह जानता है, लेकिन ड्रैगन्स जब भी दुश्मनों को मारते हैं तो एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। एटिस इस सोच को ठीक करता है। ड्रैगन्स एक्सपीरियंस अब्सॉर्ब नहीं करते। वह दुश्मन की लाइफ फोर्स को लेते हैं और उसे अपने ड्रैगन के कोर में अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन यह फोर्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकती है और एक तरह से उसकी अपनी जिंदगी होती है अपनी। इसीलिए लेवल अप करने के लिए उस जैसे ड्रैगन्स को उस अनस्टेबल लाइफ फोर्स से डील करना पड़ता है। अगर वह अपनी हद से ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं तो वह मर जाएंगे क्योंकि लाइफ की नेचर एक्सप्लोसिव होती है। हनबिन सोचता है कि क्या एटिसिर ने बताया था कि उसकी एक सीमा है कि वह कितना ले सकता है। एटिसी मान जाता है कि वह सही है और कहता है कि ज्यादा पानी भी जान ले सकता है। वह एक्साइटेड महसूस करता है यह सोचकर कि वह 15 साल बाद आखिरकार लेवल अप कर पाएगा। हनबिन आमतौर पर उसकी उम्र पूछता है। आर्टिस्ट बॉम्ब फोड़ता है। वह इस साल 150 साल का हो रहा है, जिससे हनबिन बुढ़ा दादा चिल्लाता है। वह आमतौर पर कहता है कि 150 साल की उम्र को किशोर माना जाता है क्योंकि ड्रैगन्स 1000 साल से ज्यादा जी सकते हैं। इससे हैरान होकर हानबिन सोचता है कि एक बुढ़ा ड्रैगन कितने लेवल तक पहुंच सकता है।
मेज मानता है कि उसे यकीन नहीं है, एक ड्रैगन का लेवल कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी उसे यकीन है कि वह दोनों एक जैसी मुश्किल में है। ड्रैगन मान जाता है, शिकार करने के लिए काफी हाई लेवल के दुश्मन नहीं है और ये ज्यादा खतरनाक भी है। ड्रैगन मान जाता है, शिकार करने के लिए काफी हाई लेवल के दुश्मन नहीं है और ये ज्यादा खतरनाक भी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बड़े ड्रैगन्स को विकास करने के लिए बेहद ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत होती है। हनबिन सोचता है कि क्या उस पॉइंट पर लेवलिंग रोक देना ठीक होगा। एटी से सहमत नहीं है, बड़े ड्रैगन्स ज्यादा ताकत का लक्ष्य रखते हैं। वह समझते हैं कि लगातार थोड़ी लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करना उन्हें लेवल अप करने में बेकार है। हनबिन भी वही महसूस कर रहा है, चाहे वह कितने भी लेवल 25 हंटर्स का शिकार करे, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आखिरकार तब गिना गया जब उसने लेवल 50 से ऊपर के मॉन्स्टर को मारा। वह उस बात को समझ गया जिसके बारे में उसे बताया जा रहा था। हमें पता चला कि बड़े ड्रैगन्स का मानना था कि एक ही जगह पर बहुत सारी लाइफ फोर्सेस इकट्ठा करना ही हल है। वह उसे लाइफ फोर्स वेल कहते हैं और इंसान उसे ड्रैगन्स नेस्ट कहते हैं। एक्साइटेड होकर वह सोचता है कि क्या उस जैसा कोई वहां लेवल अप करने जा सकता है। एटिस इस विचार को तोड़ देता है क्योंकि ड्रैगन कोर की सुरक्षा के बिना वह वहां सुरक्षित रूप से नहीं जा सकता, क्योंकि शारीरिक शरीर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फोर्स की एनर्जी शरीर को फटने पर मजबूर करेगी लेकिन उसे फिर से ठीक भी करेगी। इस तरह एक दर्दनाक और बुरा चक्र शुरू होगा। इसीलिए लाइफ फोर्स वेल एक अभेद्य कला जैसा है, इसमें उलझने की कोशिश ही इसे साबित करती है। एली उसकी तकलीफ देख रही है लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकती। अलेहांद्रो की सेवा करने वाले कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं। उसे वाइवन के बारे में चिंतित देखकर वह उसे यकीन दिलाते हैं कि अगर अलेहांद्रो ने उसे बांधा नहीं तो इसका मतलब है कि उसका अब कोई काम नहीं। इसके अलावा वह चोजन वन के किसी खास आदमी को चोट पहुंचने का खतरा नहीं ले सकते। वह फिर उनके साथ जाने का फैसला करती है। इसी बीच एफर आखिरकार होश में आती है और जैसे ही वह सोचती है कि वह क्या कर रही है, कोई पीछे से उसका नाम बुलाता है। लाटना कॉन्टिनेंट पर नया साल आ गया है। अब 151 साल का उसे अपनी उम्र बताने में जरा भी एतराज नहीं है। प्रेसिडियो में बर्कमैन और उसकी टीम कोरियन स्टाइल बीबीक्यू फीस्ट के साथ नया साल मना रहे हैं। यह जश्न डार्क ब्रदरहुड से लेकर वाल्टोरा फैमिली तक और हेटन में भी हर जगह फैला हुआ है। एफर ने अभी जो आवाज सुनी वह उसे उन दूसरी दुनिया के लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने उसे पाला था। उसे याद आता है कि उन हंटर्स ने, खासकर पार्टी के कैप्टन ने, उसका नाम एफर रखा था। भले ही यह एक विवादित फैसला था, उसे अपना नाम पसंद था। फिलहाल जिसने उसे बचाया है वह उसकी पिछली पार्टी का कैप्टन बॉल्डी है। कैप्टन बॉल्डी उसे बॉल्डी न बुलाने को कहता है क्योंकि वह स्काई ड्रैगन नाइट्स का कैप्टन है। वह स्काई ड्रैगन नाइट्स के कैप्टन को जिंदा देखकर भावुक हो जाती है। वह जोर से सोचता है कि पार्टी का एस क्यों रो रहा है। वह उसके सवाल को एक मजेदार जवाब से टाल देती है और फिर उससे दूसरे हंटर्स की जगह के बारे में पूछती है। कैप्टन बताता है कि अभी मेंबर्स के बाहर आने का समय नहीं हुआ है। राजकुमार की रक्षा न कर पाने का जुर्म और उस जुर्म की सजा पूरे स्काई ड्रैगन नाइट स्क्वाड्रन को उसके कैप्टन समेत फांसी देना था। उसे अचानक अपने चेहरे पर एक मजल बांधा हुआ मिलता है। हैरान होकर वह किसी को भी नहीं बस बोल देती है कि कैप्टन बेगुनाह है। कैप्टन उसे बताता है कि वह एक समझदार बच्ची है और उसे बहुत ज्ञान है, लेकिन वह दूसरों पर शक भी करती है। कैप्टन उसे कभी कभी लोगों पर भरोसा करने की सलाह देता है क्योंकि अगर उसकी आंखों में धूल के कण चले जाएं तो उसके अलावा किसी और को वह आंसू पोंछने की जरूरत होती है, भले ही वह सिर्फ एक मिसाल हो। वह आसमान से गिरने लगती है लेकिन सही वक्त पर एली बीच में आती है और उसे बचाती है। वह एफर को चेक करने के लिए दौड़ती है और उसे सुकून मिलता है जब उसे पता चलता है कि वह जाग रही है। दोस्ताना वाइवन को बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स मिली जिसकी वजह से उसकी ताकत गड़बड़ हो गई, लेकिन अभी के लिए वह सुझाव देती है कि उन्हें उसके बाहरी जख्मों को ठीक करना चाहिए। एली एक वर्कर से उस पर पोषण लाने को कहती है लेकिन अलेहांद्रो खुद आ जाता है। उसे एफर पर पोषण इस्तेमाल करने से मना करता है। सोचता है कि वह बस उसे बर्बाद कर देंगे। वह बताता है कि वह आधे रास्ते में था लेकिन वापस आ गया जब उसने आसमान में एक चमक देखी। चोजन वन एली को एफ को छोड़ने को कहता है क्योंकि यह इतनी लाइफ फोर्स है जिसे ड्रैगन्स के लिए भी सहना मुश्किल है, इसलिए एक वाइवन का कोई मौका नहीं और एक वाइवन को बचाने के लिए पोषण इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं होगा और दावा करता है कि उसके पास अभी एक भी नहीं है। वह सोचता है कि एफर को उसकी तकलीफ से छुटकारा देना ज्यादा अच्छा होगा। कोई और रास्ता न होने पर एली वाइवन के पास जाती है और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहती है। वह एफर से सोचने को कहती है कि वह एक ऐसी बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। अगले में वह उसे धीरे धीरे पानी को मार्बल के बबलोन में बदलने को कहती है और कहती है कि उसे अब दर्द महसूस नहीं होगा, यह एहसास बस अपने आप आ जाएगा। इसके बाद एली अचानक अपनी बाजू पर एक जख्म काट देती है और फिर अलेहांद्रो से उसे पोषण देने की मांग करती है। वह अपनी बाजू पर एक और बड़ा कट लगाने के लिए तैयार है। उसकी हरकतों से चिढ़कर वह कहता है कि वह उसे पोषण देगा, लेकिन सिर्फ इस बार। वह फिर उसका शुक्रिया अदा करती है। कुछ देर बाद वह एफर का इलाज पोषण और कुछ पट्टी से करती है। वाइवन को लगता है कि एली कुछ प्लान कर रही है, इसीलिए उसने उसे बचाया। एली दावा करती है कि उसके पास सच में एक वजह है।
वह एफर से पूछती है कि क्या उसने पहले कभी पौधे उगाए हैं। वाइवन जवाब देती है कि उसके पास एक छोटा बगीचा है। किसी तरह वह निष्कर्ष निकालती है कि वह उसके द्वारा खाई जाएगी, लेकिन वह उसे शांत करती है कि वह उसके फूल नहीं खाती। जब एफर पूछती है कि वह उन्हें पहले जगह पर क्यों उगा रही है, वह बताती है कि वह अंधी है और सिर्फ आर्टिफिशियल गाइडलाइंस के जरिए दुनिया देख सकती है क्योंकि वह कोई रंग नहीं देख पाती। लेकिन वह एफर का नाम देख सकती है, लेकिन उसके लिए बेजान चीजें देखना मुश्किल है, इसलिए वह पौधे उगा रही है। वह समझाती है कि वह बीमार पौधों या जो पूरी तरह से सूख गए हैं उन्हें पानी नहीं देते। लेकिन इसके विपरीत एफर बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने के बाद भी जिंदा है। वह सोचती है कि क्या यही वजह है कि उसने पोषण मांगी थी। एली साफ कहती है कि ज्यादातर लोग गाइडलाइंस वाले भी सोच सकते हैं कि वाइवन सिर्फ लकी थी, लेकिन उसे एफर के बॉडी में लाइफ फोर्स घूमता महसूस होता है। एली को शक है एफर के पास ड्रैगन कोर है, और जब वह ये बताती है तो वाइवन मना करती है कि वह ऑर्डिनरी वाइवन है। उसने शक इसलिए किया क्योंकि वाइवन ड्रैगन स्पीसीज का ही एक टाइप है। इसके ऊपर एफर बहुत इंटेलिजेंट वाइवन है। उसने इंस्टिंक्टिवली ड्रैगन कोर बना लिया लाइफ फोर्स लेने के प्रोसेस में। पहले यह उसे परेशान कर रहा था, लेकिन बाद में समझ आया कि अलेजांद्रो ड्रैगन कोर ढूंढ रहा था जो उसके असम्पशंस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। एली समझाती है ड्रैगन का कोर फाइनल चीज है, आर्टिफिशियल गाइडलाइन जो उसमें इम्प्लांट हुआ है उसको कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसने ये अलेजांड्रो से छुपाया और एफर को यहाँ ले आई। सोचती है क्या वाइवन उसे डिवोटेड सबॉर्डिनेट समझती है, भले ही उसने उसे धोखा दिया हो। एफर सोचती है अगर एली ऐसे कहती है तो लगता है वह उसके लिए काफी डिवोटेड है। वह सोचती है शायद प्रिटेंडिंग भी कर रही हो। वह लकी है कि जिंदा है तो ये कहना इम्पॉसिबल है कि उसने सब प्लान किया था। एफर श्योर है अगर वह गेसेस करती रहेगी तो एली का गोल समझ नहीं पाएगी। वह टॉपिक बदलती है, सोचती है क्या एली आर्टिफिशियल गाइडलाइन से शेप्स परसीव कर सकती है, भले आंखों से देख नहीं पाती। वह मानती है लेकिन पूछती है फ्रेंडली वाइवन ये क्यों पूछ रही है। एफर अलेजांद्रो की नकल करती है लड़की को हंसाने के लिए जिसे वह अपनी बड़ी बहन कहती है। कहीं और उसे पास्ट मंथ में जल्दी लेवल अप किए हंटर्स की लिस्ट मिलती है। वह अपने अटेंडेंट को कहता है जो ढूंढ रहे हैं वह इस लिस्ट में नहीं मिलेगा। सबॉर्डिनेट अपना विचार शेयर करता है, कहता है जो ढूंढ रहे हैं शायद यहाँ से ऑलरेडी चला गया हो। वह सोचता है बहुत अनलाइकली है क्योंकि अगर गए भी तो मिड कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा और वहां ट्रैवल करना महंगा है। इसके ऊपर हंटर का काम ही ऐसा पैसे कमाने का सिर्फ तरीका है जिससे ऐसी ट्रिप के लिए पैसे बचा सके। सबॉर्डिनेट माफी मांगता है यूजलेस लिस्ट लाने के लिए। सजेस्ट करता है अगर अलेजांद्रो स्टैंड आउट वाली लिस्ट मांग रहा है जो इसमें नहीं है तो हंटर्स न्यूज़पेपर चेक करना चाहिए। लेकिन सबॉर्डिनेट सोचता है उसमें वाले लोग हानबिन और अटीसा बहुत लो लेवल हैं, तो ये हंटर्स शायद वह नहीं है जिसे अलेजांद्रो ढूंढ रहा है। लेकिन चोजन वन ने उन्हें ढूंढ लिया न्यूज़पेपर में जो वह ढूंढ रहा था। हानबिन और अटीसा की फोटो देखकर सोचता है ऐसे दिखते हुए छुपकर रहना इम्पॉसिबल है। क्रेटर डंजन के अंदर हंटर्स की पार्टी जायंट स्पाइडर से लड़ रही है। ब्रैड और मार्टिन क्लोज कॉम्बैट कर रहे हैं लेकिन बाद वाला संभाल नहीं पा रहा। ब्रैड सोचता है क्या उसके दोस्त को मदद चाहिए और पूछता है। इंसल्ट फील करके मार्टिन कहता है वो पहले खत्म करेगा। सिर्फ ब्रैड पहले खत्म कर देता है। फिर ब्रैड को याद दिलाता है डंजन में एंटर करने के बाद उसने ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे हैं। ब्रैड यकीन नहीं करता क्योंकि उसने सोचा वह 10 और मारे हैं। हीलिंग के लिए वह अपने टीममेट्स इलिया और फावेल को ढूंढते हैं, सिर्फ उन्हें स्पाइडर वेब में फंसा हुआ पाते हैं। ब्रैड लड़कियों को कहता है हिलना मत, हम बचाएंगे। अचानक मॉन्स्टर उस पर डिस्टेंस्ड अटैक मारता है जो उसके पास से गुजर जाता है। हंटर्स टरेंटुला नाइट्स नाम के मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं जो यूजुअली क्रेटर डंजन के गहराइयों में मिलते हैं। मार्टिन सोचता है इन मॉन्स्टर्स को बफ्स के बिना हराना इम्पॉसिबल है। जैसे ही चीजें खराब होने वाली होती हैं एटिस आता है और अपना स्पेशल स्किल फ्रीक यूज करता है। फ्रीजिंग से मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है क्योंकि अभी तक उसने खुद को एक्सपोज नहीं किया। हंटर्स सोच रहे हैं रूम अचानक क्यों ठंडा हो गया। ब्रैड गेस करता है शायद मॉन्स्टर्स ने किया, लेकिन उसका दोस्त श्योर है ये मॉन्स्टर मैजिक नहीं थी। ब्रैड नोटिस करता है मॉन्स्टर्स फ्रीज हो गए हैं और लग रहे हैं मर गए। वो बीच में काट कर कहता है मॉन्स्टर्स मर नहीं गए, सिर्फ बेहोश हो गए हैं। वह और हानबिन फिर हंटर्स के सामने रिवील हो जाते हैं। ब्रैड और मार्टिन तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं। मेज बता देता है उनकी हंट में इंटरफियर करना प्लान नहीं था, लेकिन अब आए हैं तो मॉन्स्टर्स संभाल लेंगे और 2 हंटर्स स्पिरिचुअलिस्ट्स को रेस्क्यू कर लें। बाद में हानबिन, अटिस और बाकी हंटर्स डंजन एग्जिट की तरफ जाते हैं। मार्टिन उनके सेवियर्स को शुक्रिया अदा करता है और कहता है उन दोनों को साथ पाकर राहत मिली। मेज भी उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वह रास्ता दिखा रहे हैं। मार्टिन टॉपिक उठाता है एटीसी के फायर मेज होने की रूमर्स सुने थे, लेकिन अब डिफरेंट मैजिक आइस मैजिक देखकर गेस करता है फायर मैजिक ही एटीसी की सिर्फ एक्सेलेंस नहीं। एटीसी कहता है पावरफुल आइस मेज से लड़ने के बाद उसने आइस मैजिक में बहुत रिसर्च की। मेडन्स एल्जा और फावेल अपने ड्रैगन पर फिदा हो रही है। वह खुद को पार्टी के स्पिरिचुअलिस्ट्स इंट्रोड्यूस करती है। मार्टिन जोर से सोचता है क्या हानबिन या सही से वॉल्टेरा किसी पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहा है। इनडायरेक्टली अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है, लेकिन सोर्ड किंग बिना हेजिटेशन के मना कर देता है। एलिया समझ नहीं पाती वह उनके साथ क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता, भले उनके पास डंजन्स की बहुत नॉलेज है। हानबिन को परसिस्टेंटली रिजेक्ट करते देख मैजिशियन उन्हें बताता है उसका दोस्त ट्रेनिंग में डिस्ट्रैक्ट होने नहीं चाहता, इसलिए सारी पार्टी इन्विटेशंस रिजेक्ट कर दी हैं।
एल्जा ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस जानती है लेकिन टीम में कोऑपरेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। एल्जा हनबिन को ड्रिंक्स पर इनवाइट करती है लेकिन वह रिस्पेक्टफुली मना कर देता है। फावेल डेज ऑफ पर टी पीते हुए स्ट्रैटेजीज प्लान करना प्रेफर करती है और हनबिन उसे भी डिसमिस कर देता है। वह फोकस खोने लगता है और कहता है शायद एक बार ठीक है। एटिस उसे थोड़ा इंटेंस एक्सप्रेशन से देखता है, डिस्ट्रस्ट फील करता हुआ। फ्लैशबैक में वह और हनबिन डिस्कस कर रहे होते हैं, हनबिन को स्पॉटलाइट में लाने के लिए वॉल्टेरा रोल प्ले करवाकर। मैजिशियन श्योर है रिकॉग्निशन पाने के लिए स्पेक्टेटर्स चाहिए क्योंकि बिना विटनेसेस के कितनी मेहनत करो सिर्फ रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे। अगर रिकॉर्ड्स ड्रास्टिकली बढ़ गए बिना रिकॉग्निशन के तो सिर्फ ज्यादा सस्पिशन बढ़ेगा। एटिस ने जो देखा था उसके मुताबिक पब्लिक ओपिनियन बढ़ाने का बेस्ट तरीका रूमर्स और इमेज से है। एटिस ने डिसाइड किया था हनबिन की ओवरवेलमिंग पावर दिखाने के लिए दूसरी पार्टीज के साथ कोऑपरेट करके। इससे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं वह वॉल्टीरियन हीरो है। इससे हनबिन के गॉडेसेस से मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सोर्ड किंग सोचता था साथ ही सर्टेन लेवल की मिस्ट्री मेंटेन करनी होगी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के चांसेस कम करने के लिए। फॉर्चुनेटली मैजिशियन ने बताया था ऑलरेडी वाल्टोरा वॉरियर के साथ कोऑपरेट करने की रिक्वेस्ट्स की लाइन लगी हुई थी। हनबिन सक्सेस के ऑड्स कैलकुलेट कर रहा होता है। आरटीसी प्लान करता है उसे शहर का सबसे फेमस हंटर बनाने का। अभी वह मानता है उसके ड्रैगन दोस्त ने जो कहा था सब सच हुआ, लेकिन एक चीज नहीं हुई और वह है उसकी पॉपुलैरिटी। लड़कियां एटिसा के साथ हैंग आउट करना चाहती हैं, सोचकर वॉल्टेरा खुद ट्रेन करेगा लेकिन ड्रैगन मना कर देता है क्योंकि मैजिक रिसर्च में बिजी है। ब्रैड का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है हंटर का जॉब फ्री टाइम सैक्रिफाइस करके मॉन्स्टर्स से लड़ने का नेवर एंडिंग बैटल है। लड़कियां नोटिस करती हैं वह थोड़ा जेलस है और बताती हैं जेलस आदमी लड़कियों में पॉपुलर नहीं होता। जेलसी और नेगेटिव फीलिंग्स से ओवरवेल्म होकर ब्रैड एटिसे को अनक्वालिफाइड हंटर कहता है। हनबिन उसके दोस्त की तरफ से उसे कन्फ्रंट करता है। जेलस हंटर अस्यूम करता है वाल्टीरियन अब उसे थ्रेटन कर रहा है क्योंकि उसने उसके मास्टर की क्रिटिसिज्म की। वह जानता है सब वाल्टीरिया को देख रहे हैं लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। हनबिन उसकी प्रेजेंस डिसमिस करता है और उसके पीछे दरवाजा खोलता है जिससे मिड डंजन का मैजिक सोर्स लीड करता है। मार्टिन का इनिशियल रिएक्शन मिड डंजन मैजिक सोर्स देखकर सरप्राइजिंग है क्योंकि उसने सोचा नहीं था इतना क्लोज होगा एटिसा। उसे समझाता है क्रेटर डंजन शायद डिसअपियर नहीं होगा, भले डंजन सोर्स क्लियर कर दें, क्योंकि क्रेटर डंजन क्रेटर वैली में सारे डंजन्स का ग्रुप है। इसके ऊपर और भी हैं जो अभी वाले के अलावा हैं, इसलिए इस मैजिक सोर्स को क्लियर करने से क्रेटर डंजन क्लियर नहीं होगा। हनबिन राहत महसूस करता है क्योंकि शहर छोड़ने के लिए अभी बहुत जल्दी है। ब्रैड उसके पास खड़े रूम के बीच में आर्टिफैक्ट देखकर कैप्टिवेटेड हो जाता है, कितना विजुअली स्टनिंग लग रहा है। लेकिन मार्टिन उसे याद दिलाता है अगर आर्टिफैक्ट है तो बॉस प्रोटेक्ट कर रहा होगा। वह रिस्पॉन्ड करता है, वह जानता है। जल्दी ही डंजन बॉस जायंट स्पाइडर रिवील होता है। मार्टिन रिवील करता है मॉन्स्टर डिस्टेंस से पॉइजन स्पिट करता है और सजेस्ट करता है साथ में उसके लेग्स पर अटैक करें। ब्रैड को टीज कहती है लड़कियों को प्रोटेक्ट करो जब तक सिग्नल न दे, लेकिन उसे रुक कर रहना पसंद नहीं और डिसाइड करता है जल्दी करे और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ने लगता है। कहता है कभी किसी ग्रुप को उसका प्राइज नहीं लेने देगा, क्योंकि अगर किसी को स्पिरिचुअलिस्ट प्रोटेक्ट करना है तो मार्टिन हनबिन को एटिसे के साथ लड़कियों के पीछे रहने को कहता है जबकि वह और उसका कॉमरेड ऑफेंस ले लें। ब्रैड के अलावा सोर्ड किंग मार्टिन की सुनता है और ऑर्डर्स फॉलो करने डिसाइड करता है। इधर एटिसे को लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन कैसे? कोई बना प्लानिंग ब्लिट्स टैक्टिक्स यूज करने की जो पहले डिस्कस की थी, लेकिन मार्टिन इस आइडिया के अगेंस्ट है और इरिटेटेड है उसके दोस्त की इम्पेशंस से। ब्रैड फिर इसे गेम बना देता है, कहता है जो मॉन्स्टर पहले मारेगा वह जीतेगा। मार्टिन सोचता है अभी ऐसी इडियोटिक बातें करने का टाइम नहीं। इधर फावेल और एलिया अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर प्रोटेक्टिव वॉल और ब्लेड्स अनॉइंट कर रही हैं रिस्पेक्टिवली। वह पार्टी मेट्स को स्पाइडर के वेनोमस अटैक से शील्ड कर रही हैं अपनी स्पेशल मैजिक से। एटिसे हैरान होता है कितनी आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं ये लड़कियां, क्योंकि वॉल परफेक्ट स्पॉट पे टाइम पे लगी और सपोर्टिव बफ में इनक्रेडिबल थी। उनका सपोर्ट बड़ा फर्क ला रहा है क्योंकि मॉन्स्टर लॉन्ग रेंज अटैक्स नहीं यूज कर पा रहा। आगे वाले दो हंटर्स उसके लेग टारगेट करने का सोचते हैं हेड पर जाने से पहले। उन्हें स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस करते देख एटिस जानता है ये हंटर्स उसके अर्थलिंग दोस्त के मुकाबले कुछ नहीं लेकिन सीजन्ड वेटरन्स लगते हैं। हनबिन जानता है वह वेटरन हंटर्स हैं, लेकिन फील करता है बॉस थोड़ा वीक है। स्पिरिचुअलिस्ट लड़कियां खुश हैं, अब पार्टी ने डंजन क्लियर कर लिया। ब्रैड कहता है ये उनका पहली बार डंजन कंप्लीट करना है। वह अपना हाथ मार्टिन की तरफ फिस्ट बम्प के लिए बढ़ाता है और पूछता है क्या चौथे डिस्ट्रिक्ट जाने को तैयार है, क्योंकि यह टॉप रैंक्ड हंटर्स बनने का टिकट है। पलक झपकते ही पार्टी का स्ट्रैटेजिस्ट मार्टिन अचानक हवा में वैनिश हो जाता है। ब्रैड और बाकी को सरप्राइज में डालकर ब्रैड सिर उठाता है और लेवल 50 का जायंट स्पाइडर देखता है, टरंटुला क्वीन, जो पूरे प्लेटफॉर्म जितनी बड़ी है जहां वो खड़े हैं और असल बॉस है। डंजन्स में डेथ रेट एक्चुअली हंटर्स के सोचने जितनी हाई नहीं होती, क्योंकि हंटर्स कमीशन लेवल के हिसाब से लेते हैं मॉन्स्टर्स को सब्जुगेट करने के। लेकिन हंटर्स के पास मॉन्स्टर का लेवल मेजर करने का कोई तरीका नहीं, तो सर्वाइव करने वाले हंटर्स वापस आकर हर डिटेल रिपोर्ट करते हैं। इसलिए जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स डिस्कवर होते हैं उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। मतलब ये मेथड यूनिक क्रीचर्स के लिए यूजलेस है, इसलिए ज्यादातर हंटर्स डंजन बॉसेस से मरते हैं। ब्रैड मार्टिन को खोने के बाद डेवास्टेटेड हो जाता है। क्रेटर डंजन में किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
टरंटुला क्वीन बीम अटैक यूज कर ब्रैड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन एटी से सही टाइम पर कूदकर उसे बचा लेता है। ब्रैड मैजिशियन को देखकर स्टन हो जाता है, जो उसके सेम लेवल पर होने के बावजूद मैजिक से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। एटी से बताता है उसने एक बार रिफ्लेक्टिव मैजिक डील की थी, जो एक्सप्लेन करता है मॉन्स्टर के बीम्ड अटैक को विथस्टैंड क्यों कर पाता है। वह रिवील करता है उसके पास और वॉन्ड्स नहीं बचे। शॉक्ड जेलस हंटर सोचता है कौन सा मेज अपना मैजिक वॉन्ड सैक्रिफाइस करेगा। इसके ऊपर मॉन्स्टर सिर्फ मैजिक अटैक्स ही नहीं करता। टरंटुला क्वीन स्विंग लेती है एटीजे और ब्राय। बाद वाला हंटर करेजसली आगे बढ़ता है, उम्मीद करता है हिट का इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करके उसे बचा लेगा। जैसे ही गलत होने वाला होता है, हानबिन कूदकर टरंटुला क्वीन का अटैक ब्लॉक कर देता है। एटी से सीखता है उसने स्पिरिचुअलिस्ट्स को इवैक्यूएट कर दिया और अब तक डंजन से बाहर निकल गए होंगे। ब्रैड सजेस्ट करता है हानबिन और अटीसा भाग जाए, क्योंकि टरंटुला क्वीन का मैसिव बॉडी उसे स्लो कर देगा। वह पीछे देखता है और हानबिन को मेज से बात करते पाता है कि उसके पीठ पर चढ़ना थोड़ा रिस्की है। एटी से अस्यूम करता है क्वीन का आउटर कार्कस थिक होगा और हानबिन जितनी सोर्ड स्किल्स न हो तो उसमें स्टैब करना सीरियस चैलेंज होगा। लेकिन सोर्ड किंग सोचता है सिर्फ एक ब्लो से मॉन्स्टर को पियर्स नहीं कर पाएगा। ब्रैड आखिर बोल उठता है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। सजेस्ट करता है जल्दी गिल्ड को रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर यहाँ मर गए तो बाकी हंटर्स बिना जाने आएंगे और मर जाएंगे। एटी से ऑलरेडी जानता है, इसलिए इसे मारना है ताकि दूसरों के लिए थ्रेट न रहे। ब्रैड बहुत पसीना छोड़ रहा है ईरी एटमॉस्फेयर की वजह से। वह स्पीचलेस है हानबिन और अटीसे को काम देखकर, भले टफ सिचुएशन में है। वह कंक्लूड करता है उनके पास एक्सपीरियंस कम है और उन्हें बताने की कोशिश करता है ये मॉन्स्टर एवरेज डंजन बॉस नहीं है। हानबिन अचानक उन्हें कान कवर करने को कहता है। अपनी सोर्ड प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंक कर एटी से जल्दी हाथों से कान कवर कर लेता है, लेकिन ब्रैड प्रोजेक्टाइल के इम्पैक्ट से उड़ जाता है। हानबिन की सोर्ड टरंटुला क्वीन को इम्पेल कर देती है, ब्रैड को बहुत सरप्राइज में डालकर, जो उन्हें और एटिसिस को इनएक्सपीरियंस्ड हंटर्स समझ रहा था। पहले अस्यूम करता है हानबिन ने स्पीयर यूज की मॉन्स्टर की थिक स्किन पेनिट्रेट करने के लिए, लेकिन जल्दी नोटिस करता है ये ब्रॉड सोर्ड है, स्पीयर नहीं। जैसे ही सोर्ड ग्लो करने लगती है, ब्रैड डिड्यूस करता है मॉन्स्टर स्ट्राइक करने वाला है और वॉर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह खुला रह जाता है जब मॉन्स्टर एक्सप्लोड होता देखता है। एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से हानबिन की लॉन्ग सोर्ड और एटिसा की डब्ल्यू जेलस हंटर के सामने गिर जाती है। वह रियलाइज करता है उन्होंने सोर्ड पर वॉन्ड चिपका दी थी और एक्सप्लोजन ट्रिगर की। वह बैफल्ड है मॉन्स्टर्स हराने का उनका क्रिएटिव तरीका देखकर। वल्टीरियन वॉरियर को 2,38,110 एक्सपीरियंस मिलता है, जो उसके टोटल 3,51,250 पर ऐड हो जाता है गाइडलाइन नोटिफिकेशन देखकर। सोचता है अभी भी लंबी दूरी है, टरंटुला क्वीन जैसे हंड्रेड्स मॉन्स्टर्स मारने से भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। हानबिन डिक्लेयर करता है डंजन क्लियर कर रहे हैं, सस्पेंडेड लिफ्ट पर एग्जिट की तरफ जाते हुए। वॉल्टीरियन थोड़ा अनॉयड है ब्रैड को रोते देखकर। एटिसी से कहता है इसके बारे में कुछ कर। मेज कहता है क्योंकि लड़का शॉक में है, यह नॉर्मल डिमीनर है। ब्रैड मानता है वह थक गया है। शेयर करता है मार्टिन मरने पर वह कंप्लीटली फ्रोजन रह गया था, रिएक्ट नहीं कर पाया। वह कन्फेस करता है वाल्टीरियन से जलता है क्योंकि वाल्टीरियंस जन्म से स्ट्रांग होते हैं। एटी से उसे समझाने की कोशिश करता है हानबिन को भी सीवियर कंडीशंस में रहना पड़ा था, लेकिन हानबिन उसे रोककर खुद पेप टॉक देता है। उसे स्पीयरमैन कहता है और डिमांड करता है वर्ल्ड की अनफेयरनेस के बारे में मत बोल, क्योंकि ऑब्वियस है कि सर्वाइव करने के लिए बेस्ट करना पड़ता है, और अगर लक साथ हो तो जिंदा रहकर स्ट्रांग हो जाते हो, जो उसके साथ भी सेम है। वह सोचता है ब्रैड की लक की वजह से उनसे मिल पाया और जिंदा बचा, अगर फॉर्चून साथ न होती तो मर चुका होता। ब्रैड फ्रस्ट्रेशन निकालता है, हानबिन से कहता है सही कह रहा है, अगर वह न होता तो मर चुका होता। लेकिन मार्टिन का क्या? पूछता है क्या यह कह रहा था उसका दोस्त अनलकी था इसलिए मर गया। सस्पेंडेड लिफ्ट डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, जहां मार्टिन और स्पिरिचुअलिस्ट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अपने टीममेट को सेवियर्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल देखकर टीममेट्स उसे पीटने लगते हैं। सोर्ड किंग रियलाइज करता है उन्हें ब्रैड को बताना भूल गए थे कि मार्टिन को भी बचाया था। मार्टिन समझाता है हानबिन ने उसे पकड़ लिया था जब वह बाहर फेंका गया था और ब्लो कुशन किया था वॉल से टकराते हुए, इसलिए लकी था और जिंदा बचा। ब्रैड सोचता है क्या यह पॉसिबल है? मार्टिन जवाब देता है पॉसिबल है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। बाउंड्रीज से बाहर निकलने की रियलाइज करके रूड लड़का माफी मांगता है और पूरी पार्टी हार्टफेल्ट थैंक यू कहती है। हानबिन उनकी अप्रिशिएशन एक्नॉलेज करता है और फिर चलने डिसाइड करता है। मार्टिन अपने दोस्त को सेवियर्स को गुस्सा दिलाने के लिए डांटता है, लेकिन ब्रैड को अब इस सिचुएशन से डील करना नहीं आता। एटी से उसे कहता है उनके पास उसके लिए ऑफर है। वह डिस्क्लोज करता है क्रेटर डंजन से जो आर्टिफैक्ट मिला उसे यूज नहीं कर सकते और बेचने का प्लान है, लेकिन उसके कंपेनियन ने ब्रैड से पहले चेक करने को सजेस्ट किया, तो देखना चाहते हैं ऑन बोर्ड हैं या नहीं। एटी से और कहता है हाफ प्राइस पर ऑफर करेंगे क्योंकि वह उनका फेवर करेगा उनके पास से खरीद कर बिना हाफ। जब ब्रैड मेज से पूछता है वाल्टीरियन ये महंगा वेपन उसे क्यों ऑफर कर रहा है, वह रिवील करता है ये भी गुड फॉर्चून की वजह से है। ब्रैड और पार्टी के बाकी एक्साइटेड हो जाते हैं, आखिर एक आर्टिफैक्ट मिल गया और उसके एबिलिटीज चेक करने को बेचैन है। हानबिन जो पहले गुस्से वाला इंप्रेशन दे रहा था अब बड़ा स्माइल किए है। फील करता है अगर हंटर्स उनके बचाने के बाद मर गए तो अफसोस होगा। इसके ऊपर हानबिन यूज नहीं कर पाता क्योंकि लेवल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे ही सोर्ड किंग अभी जो एक्सपीरियंस किया वह याद कर रहा होता है। एक कोचमैन और अननोन मैन अपने कार्ट से उसे देख रहे होते हैं।
मिस्टीरियस मैन उम्मीद करता है वह कोऑपरेट करने को तैयार होंगे। हंटर्स की पार्टी अटीसे से कहती है कि वह उनका शुक्रिया वाल्टीरियन तक पहुंचा दे। हनबिन, जो बाहर से सुन रहा है, खुश है कि उसने अच्छा काम किया और उसकी शोहरत बढ़ गई। उसे लगता है उसने एक तीर से दो शिकार किए। उसका मकसद इतना फेमस होना है कि गॉडेसेस का ध्यान उस पर पड़े। एक बार जब वह उनकी मदद करके उनका भरोसा जीत लेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। आखिर में वह उनके साथ टीम बनाने और डीमन गॉड से बदला लेने का प्लान बनाता है। एटिस के पास गाड़ी से वह अजीब आदमी आता है। आदमी मेज को गाड़ी पर चढ़ने को कहता है, जबकि हनबिन सोचता है कि उसके साथी पहले ही जा चुके हैं। गाड़ी अचानक चलने लगती है और एटिस हैरान होकर पूछता है क्यों, क्योंकि वह गाड़ी को ढूंढ नहीं पाया था। वह सिर्फ इसलिए चढ़ गया था क्योंकि आदमी ने कहा था कि वह बात करना चाहता है। रहस्यमयी आदमी जवाब देता है कि उसने भी नहीं सोचा था कि उसे एस्कॉर्ट करना इतना आसान होगा। उसे, जिससे एटिस पूछता है कि वह कौन है। मेज मुश्किल में है, उसने अपनी सारी मैजिक वॉन्ड्स इस्तेमाल कर ली है, यहाँ तक कि बैकअप वाली भी। वह लापरवाह हो गया था क्योंकि यह एक घनी आबादी वाला शहर था। आदमी उसे समझदार कहता है कि उसने अपनी वॉन्ड नहीं निकाली और उसे बताता है कि वह उसकी बड़ी बहन अडोरा बैनिस्टर जैसा दिखता है, एटिस को हैरान करते हुए। आदमी जवाब देता है कि वह अडोरा के बारे में जानता है, भले ही उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसने लड़ाई की थी। उसने 10 साल पहले 4 हीरोज के साथ बुरे ग्रेटर ड्रैगन से लड़ाई की थी। नतीजे में इससे अपर ड्रैकोनियम बना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रेटर ड्रैगन्स पर नजर रखती है। अगर वह आज जिंदा होती तो उसे भी गॉडेसेस का आशीर्वाद मिलता। एटिस उससे कहता है कि वह उसकी बहन के बारे में बात करना बंद करे ताकि उसका ध्यान खींचे और असल बात पर आए। आदमी माफी मांगता है, समझाता है कि वह बस परेशान था अफवाहें सुनकर कि बेनिस्टर फैमिली का मौजूदा हेड अपनी बहन की मौत के बाद पिछले 10 सालों से अकेला रह रहा था। लेकिन एटिस को देखकर उसे तसल्ली मिली है। ड्रैगन हैरान है, सोचता है कि वह क्या बात कर रहा है। रहस्यमयी आदमी बीच में बोलता है और कहता है कि वह पहुंच गए हैं। वह बताता है कि उसने ऐसी जगह चुनी है जहां मुश्किल से कोई इंसान है और कहता है कि क्यों न वह अंदर चलकर डिटेल्स के बारे में बात करें। एटिस अपना सर बाहर निकालता है और समझता है कि वह उसके घर पहुंच गए हैं। रहस्यमयी आदमी का चेहरा बताता है कि भले ही उसने कोचमैन से एटिसे के घर रुकने की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि उसने एक अलग जगह चुनी थी। वह अपना चेहरा कोचमैन की तरफ घुमाता है उसे गाली देने के इरादे से, लेकिन उसे हान बिन बेहोश कोचमैन के बगल में खड़ा मिलता है और तुरंत समझ जाता है कि वह नुकसान में है। सोर्ड किंग कहता है कि ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे अच्छा ब्रेक लेना चाहिए। एटिस बताता है कि एक स्टॉकर उसकी उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। रहस्यमयी आदमी कहता है कि उन्होंने सब गलत समझा है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। वाल्टीरियन एक रहस्यमयी एम्ब्लेम को समझने की कोशिश कर रहा है, रहस्यमयी आदमी की चीज। आर्टिसा उससे हल्की होली एनर्जी महसूस कर सकता है जो आल्टिया, लाइट की देवी, की है। वह नतीजा निकालता है कि यह एम्ब्लेम असली है। हनबिन और उसे समझ आता है कि उनके सामने वाला आदमी ऑर्डर ऑफ लाइट का एक प्रीस्ट है। रहस्यमयी आदमी खुद को एमिल ऑटो बताता है, एक हाई प्रीस्ट जो आल्टिया, लाइट की देवी, की पूजा करता है और वह लेवल 45 का है। एमिल माफी मांगता है और कहता है कि किडनैप होना उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। एमिल गलतफहमी दूर करता है कि वह उन्हें किडनैप करने की कोशिश नहीं कर रहा था और सिर्फ मैजिशियन से चुपके से बात करना चाहता था। वह समझता है कि एटिस ने ऐसे कदम क्यों उठाए, लेकिन अपने सैवेज दोस्त को उसकी एक्सप्लेनेशन सुने बिना वायलेंस करने के लिए माफ नहीं कर सकता। वह जोर देता है कि वाल्टेरियन वॉरियर कुछ कहे और जवाब में हनबिन एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है यह दिखाने के लिए कि वह एक विदेशी है और वाल्टेरियन भाषा में बोलता है, लेकिन फिर भी एमिल को कन्विंस नहीं कर पाता। एटिसे बहुत हैरान है कि ऑर्डर उसे ढूंढ रहा है ना कि पावरफुल वाल्टेरा को। वह एमिल से पूछता है कि क्या वह उसे चुपके से ढूंढने आया था और जब वह पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वह उसे ढूंढ रहा है। क्या इसका मतलब यह कोई कॉन्फिडेंशियल मिशन है? एमिल उसकी तेज दिमागी की तारीफ करता है। अंदर वह सोच रहा है कि अब जब ज्यादातर ग्रेटर ड्रैगन्स चले गए हैं तो वह ड्रैगन हंटर फैमिली के इस यंग इनएक्सपीरियंस्ड हेड को कम समझ रहा है, लेकिन वह मानता है कि यह उसकी गलती हो सकती है, यह देखकर कि एटिस सैवेज वाल्टेरा पर लीडरशिप ले सकता है। उसे यकीन नहीं आता कि मेज अपने ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ 17 साल का है। एमिल साफ करता है कि वह एटिस पर भरोसा करेगा और ऑफिशियली ऑर्डर ऑफ लाइट के साथ उसके कोऑपरेशन की मांग करता है। वह उससे कहता है कि वह उस जानकारी पर ध्यान दे जो वह अब बताएगा, क्योंकि वह टॉप सीक्रेट है। एमिल उन्हें बताता है कि वह अभी क्रेटर वैली के आसपास के रेफ्यूजी विलेजेस में अलेजांद्रो नाम के एक आदमी की जांच कर रहा है। वह उन्हें उस शकी आदमी की तस्वीर दिखाता है, लेकिन दोनों हंटर्स उसे पहचानते नहीं हैं। एटिस सोचता है कि क्या तस्वीर वाला आदमी कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और रेफ्यूजी विलेजेस को अपना बेस बना रहा है। एमिल कहता है कि अगर ऐसा होता तो बहुत आसान होता। एमिल पहले रेफ्यूजी विलेजेस के बारे में समझाना शुरू करता है। रेफ्यूजीज असल में इस शहर के नागरिक नहीं थे, लेकिन क्रेटर डंजन के आने और हंटर्स के अचानक बढ़ने की वजह से उन्हें शहर के बाहर रहने पर मजबूर किया गया, क्योंकि रूलिंग लॉर्ड ने रेजिडेंट टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए थे।
एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि एक कमाने वाला आदमी कुछ रोटी और मक्खन बनाने के बाद अपने परिवार के पास वापस आता है। उसकी फैमिली उसे गर्मी से वेलकम करती है, उसकी पत्नी उसके शहर के सफर के बारे में पूछती है और उसकी बेटी ये जानने के लिए उत्सुक है कि उसने कितना बेचा। घर का आदमी अपनी फैमिली को बताता है कि उसने ज्यादा नहीं कमाया और अपने चेहरे को दोष देता है। उसकी पत्नी उसे तसल्ली देती है कि जब वह अपनी जगह बना लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी शुरू किया है। एक बार जब वह रोटी कमाते हुए हनबिन को भी ढूंढ रहा था, उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या उसने उस शख्स को ढूंढ लिया है जिसने शहर में उसकी मदद की थी। वह बताता है कि मॉन्स्टर सब्जुगेशन क्वेस्ट रिक्वेस्ट करते हुए उसने किसी ऐसे ही शख्स को देखा था। वह फेमस वाल्टोरा था। उसकी पत्नी चाहती है कि वाल्टोरा वॉरियर एक बार उनके गांव आए। अचानक जोसेफ, उनका जानने वाला, मॉन्स्टर चिल्लाते हुए आता है। आदमी अपनी पत्नी को गांव के बीच की तरफ भागने को कहता है और जोसेफ से पूछता है कि क्या हुआ। जोसेफ उन्हें मेंढक जैसे मॉन्स्टर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खत्म करने से पहले मॉन्स्टर उसे निगल जाता है। गांव में सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जिस मॉन्स्टर ने उन पर हमला किया है उसे रात में निकलने वाला होना चाहिए। जैसे ही आदमी मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करता है, उसकी पत्नी उसे बताती है कि उनकी बेटी कहीं नहीं मिल रही। वह कहता है कि वह अंदर कहीं होगी और उसे जल्दी से ढूंढने को कहता है, जल्दी ही। फिर एक और आदमी जो आर्चर चलाता है, जोसेफ और फैमिली मैन का जानने वाला, मदद के लिए आगे आता है। वह बताता है कि जोसेफ मॉन्स्टर के जाल में घुस गया था, यह कहकर कि वह एक का शिकार करेगा। फैमिली मैन ने पहले ही जोसेफ को इंतजार करने को कहा था, क्योंकि वह मॉन्स्टर की रिपोर्ट गिल्ड को करने वाला था, लेकिन जोसेफ ने इंतजार नहीं किया और खत्म हो गया। मॉन्स्टर के साइज और ताकत के हिसाब से आर्चर नतीजा निकालता है कि कोई भी उनकी क्वेस्ट को छोटे इनाम के लिए कबूल नहीं करेगा। और तो और, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने रिक्वेस्ट की है और उसे यकीन है कि कोई बैकअप नहीं है। अचानक फैमिली मैन का बच्चा उनके घर के दरवाजे पर दिखता है। फैमिली मैन बाप को हैरान करते हुए, एक आम इंसान जो हंटर नहीं है, जितनी चाहे ट्रेनिंग कर ले लेकिन फिर भी लेवल 10 से नीचे ही रहेगा। यह मॉन्स्टर्स जिन्हें हंटर्स इतनी आसानी से मार देते हैं, वही हैं जिनसे आम लोग भूकंप और तूफानों से भी ज्यादा डरते हैं। इसके अलावा यहाँ एमिल कहता है कि ऑर्डर टेरिटरीज के मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकता, इसलिए उन्हें जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हंटर्स से कोऑपरेशन मांगना पड़ता है। बदले में वह उनके कंट्रीब्यूशन का लेवल बढ़ाएंगे ताकि उनके गॉडेसेस से मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। एटिस कोऑपरेट करना चाहता है और तुरंत शुरू कर सकता है, लेकिन सोर्ड किंग बीच में आता है और एमिल के प्रपोजल को साफ मना कर देता है। हनबिन चाहता है कि एमिल अपनी बातों को ऐसे कहना बंद करे जैसे उनमें इंसाफ की बात हो। वह कहता है कि अगर उसने जो कहा वह सच है तो उसे ड्रैगन हंटर को ढूंढने आने की कोई वजह नहीं होती। एमिल वाल्टीरियन को बताता है कि वह सही है और इस मिशन का मकसद अलेजांद्रो का बेस ड्रैगन्स नेस्ट है। अटी से गुस्से में आ जाता है, इसे नामुमकिन कहता है और उन्हें तबाह करना चाहता है। और अगर एक अभी भी मौजूद है तो यह हंटर्स के संभालने की बात नहीं है, बल्कि ऑर्डर या ब्रदरहुड खुद संभाले। एमिल कहता है कि उनका ऑर्डर तुरंत पूरी जांच करना चाहता है, लेकिन वह अलेजांद्रो में कोई गलती नहीं ढूंढ सकते और जो काम वह करता हुआ दिखा है वह क्रिमिनल नहीं है, बल्कि रेफ्यूजीज उसे हीरो कहते हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि फैमिली मैन की छोटी बेटी को एली और एफर ने बचाया था। एली मैजिक सोर्ड्समैन फैमिली मैन को बताती है कि वह ड्रैगन्स नेस्ट से आए हैं और अलेजांद्रो ने भेजा है। कहानी और पीछे जाती है एक पहले की घटना बताने के लिए। एली को रेफ्यूजी टाउन की मदद करने का काम दिया गया था एफर के साथ। अलेजांद्रो इसे बेचारे रेफ्यूजीज के लिए अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश कहता है। वह मैजिक सोर्ड्समैन और हैंडी, रेफ्यूजी सपोर्ट टीम के एक मेंबर, से कहता है कि वह शहर के आसपास घूमने वाले मॉन्स्टर्स का शिकार करें और बाकी काम हैंडी पर छोड़ देता है। हैंडी उसे यकीन दिलाता है कि वह अपने काम पूरे करेगा और उसे इतना बड़ा मौका देने के लिए शुक्रिया भी कहता है। लेकिन एली अलेजांद्रो के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है कि उसने रेफ्यूजी टीम को उसकी और एफर की मदद के लिए भेजा। वह सोचती है कि वह क्या प्लान कर रहा है। वह हैंडी से वाइवन की एक्टिविटी पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि उसने पहले भागने की कोशिश की थी। वह एली को बातचीत में शामिल करता है, जो कहती है कि वह उसे लगातार वार्न करती रही है। उसे लगता है कि अगर वह एफर को छोड़ देती है तो चोजन सपोर्ट टीम को जिम्मेदारी लेने को कहेगा। अलेजांद्रो बताता है कि अब तक वह इंसाफ के लिए चुपके से काम कर रहे थे, लेकिन अगर बहुत सारे रेफ्यूजीज यहाँ आना चाहते हैं तो ज्यादातर चीजें बदल सकती हैं। ड्रैगन्स नेस्ट की सुनवाई के बाद उन्हें इवैल्यूएशन के जरिए अंदर आने की इजाजत मिल जाएगी, जिससे एली हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि वहां के रहने वालों की तादाद कम करने का क्या फायदा था जब इस जगह को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। वह एक बार फिर सोचती है कि वह अचानक ड्रैगन्स नेस्ट के बारे में दुनिया को बताने के लिए इतना डिटरमिन्ड क्यों है। फ्लैशबैक खत्म होता है। एली उस मॉन्स्टर के नीचे दबने वाली है जिसने रेफ्यूजीज पर हमला किया है। एफर एहसान चुकाती है मॉन्स्टर को साइड से टक्कर मारकर, लेकिन इस दौरान उसने मैजिक सोर्ड्समैन को गंदगी से भर दिया। नदी के किनारे आराम करते हुए वह एली के बाल सुखा रही है। मैजिक सोर्ड्समैन उसे रोकने को कहती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा हवा फेंक रही है। वाइवन उसके खूबसूरत बालों की तारीफ करती है। वह जवाब देती है कि वह इस एहसास के लिए शुक्रिया करती है, लेकिन शायद बहुत सारे मॉन्स्टर्स बचे हों। इसका मतलब है कि वह लापरवाह नहीं हो सकते और उन्हें होशियार रहना होगा।
मॉन्स्टर्स से होशियार रहने की उसकी बात के बाद वह सोचती है कि क्या एली वाइल्ड मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बना रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इतना करने से उनकी जगह मॉन्स्टर्स को पता चल जाएगी। एफर कहती है कि उसने वाइल्ड मॉन्स्टर की तरह जिंदगी गुजारी है। वह सोचती है कि क्या एफर कभी अपनी तलवार गाइडलाइन के बिना इस्तेमाल करती है। एली बताती है कि वह अक्सर गाइडलाइन इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि उस पर डिपेंड करना अच्छा नहीं है। वाइवन कहती है कि उसने उसकी तलवारबाजी के मूवमेंट्स याद कर लिए थे जब वह गाइडलाइन इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि उसने इसे कई बार देखा है, लेकिन उसने देखा है कि रिदम कभी कभी अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए उसने पूछा। एली कहती है कि वह सोचती है कि क्या गाइडलाइन की मैजिक सोर्ड्समैनशिप सही है, लेकिन वह उस मैजिक सोर्ड्समैनशिप की आदत डालना चाहती है जो उसने छोटे होते देखी थी। जब वह बच्ची थी तो उसे हंटर्स के बारे में नहीं पता था। उसकी माँ, जो हर सुबह उसके बाल बनाती थी, उसने कभी वह पहलू उसके सामने नहीं लाया। बाद में उसे पता चला कि उसकी माँ एक मैजिक सोर्ड्समैन थी। उस वक्त उसे लगता था कि उसकी माँ एक डांसर है। जब भी वह उसे हर सुबह प्रैक्टिस करते देखती थी, उसे लगता था कि मैजिक सोर्ड्समैनशिप काफी खूबसूरत है। उसे यकीन है कि एक दुखद सुबह भी हमेशा की तरह थी, लेकिन उसकी माँ जो शिकार पर गई थी वह कभी वापस नहीं आई। और कुछ दिन बाद उसे ढूंढने वाला अलेहांद्रो था। वह उसे ड्रैगन्स नेस्ट ले आया और जबरदस्ती गाइडलाइन उसके शरीर में डाल दी। नतीजे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब जब भी वह अपनी माँ की मैजिक सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करती है तो वह आर्टिफिशियल गाइडलाइन पर डिपेंड करती है, और उसे ये सोचकर डर लगता है कि वह अलेहांद्रो की सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगी। एफर चिल्लाती है कि एली को उसकी पीठ पर चढ़ना चाहिए और वह पश्चिम की तरफ उड़ सकते हैं जहां कोई उनका पीछा नहीं कर पाएगा। मैजिक सोर्ड्समैन बस जवाब देती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वह भागने का फैसला करती है तो अलेहांद्रो शायद किसी और को मार देगा। किसी और को? जब एफर उससे पूछती है कि वह हेरेसी इंक्विजिटर्स को रिपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, और उसे पता चलता है कि यह नामुमकिन है। एली ने बहुत पहले एक गांव वाले से मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन अगले दिन वह एक लाश के रूप में मिला। जब उसने ट्रेन करने या टेस्ट में हिस्सा लेने से मना किया तो अलेहांद्रो उन्हें उसकी बात मानने पर मजबूर करता था। आखिर में उससे और दूसरे अदर वर्ल्डर्स से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि ड्रैगन्स नेस्ट सारी जिंदगी को निगल ले, कुछ भी पीछे न छोड़े। वह बताती है कि इसलिए उन्हें एफर का ड्रैगन कोर चाहिए। वाइवर्न, यह जानते हुए कि उसका ड्रैगन कोर जरूरी है, कहती है कि उसे लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करना नहीं आता। उसे थपथपाते हुए एली कहती है कि वह उसे फोर्स नहीं करना चाहती, और उसके बजाय उसे जीनियस कहती है और मानती है कि यह आखिरकार उसे आ जाएगा। वह एफर को कलुष करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि वह शायद एक लेजेंडरी वाइवर्न बन जाएगी जब उसके पास आखिरकार ड्रैगन कोर होगा। जब एफर सोचती है कि उसकी बड़ी बहन उसके फ्यूचर टाइटल के बारे में क्या सोचती है तो वह कुछ ऐसा कहती है, जीनियस वाइवर्न। एफर चाहती है कि वह जल्दी करें, इससे पहले कि कोई और ड्रैगन आए। वह समझाती है कि अगर वह ड्रैगन्स नेस्ट के बारे में अफवाहें फैलाते हैं तो दूसरे ड्रैगन्स वहां आ जाएंगे। एली जवाब देती है कि अलेहांद्रो ड्रैगन्स नेस्ट का इस्तेमाल एक ग्रेटर ड्रैगन को फंसाने के लिए कर रहा है। एफर को यह यकीन नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि उस जैसा कोई ग्रेटर ड्रैगन को हरा नहीं पाएगा। एली को यकीन है कि अलेहांद्रो कभी रिस्की कदम नहीं उठाता, और उसे यकीन है कि उसके पास एक तरीका है ड्रैगन कोर निकालने का जब उसे एक ग्रेटर ड्रैगन मिल जाएगा। इसी बीच एमिल अभी भी ऑर्डर ऑफ लाइट की रिक्वेस्ट समझा रहा है। वह एटीसी को समझाता है कि यह रिक्वेस्ट उसे अकेले उस जगह घुसने के लिए कहती है। इसे घुसपैठ कहा जा सकता है, लेकिन वह हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करेंगे। और तो और, चुना हुआ शख्स प्रोफिशिएंट मेजेस को ढूंढ रहा है। उनकी तरफ से जो स्पाइस पहले ही वहां घुस चुके हैं वह एटीसी की मदद करेंगे। हनबिन, जो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, आखिरकार बोलता है और कहता है कि वह भी एटिसा के साथ जाएगा, क्योंकि दुश्मन के अड्डे में अकेले जाना खुदकुशी है। वह एमिल से कहता है कि वह ऐसा इंतजाम करे कि वह भी अंदर जा सके, जिससे ड्रैगन हैरान रह जाता है। एमिल को यकीन है कि वाल्टेरियन तुरंत नोटिस हो जाएगा और अलेहांद्रो वाल्टेरा वॉरियर पर शक करेगा। सोर्ड किंग जवाब देता है कि उनके पास और कुछ बात करने को नहीं है, वह यह रिक्वेस्ट कबूल नहीं करेंगे। वह और एमिल से कहता है कि वह किसी और को ढूंढे। जैसे ही वह अपनी राय बताना खत्म करता है, एटिस ऐलान करता है कि वह ऑर्डर ऑफ लाइट से कोऑपरेशन रिक्वेस्ट कबूल करता है और कहता है कि उन्हें यह उस पर छोड़ देना चाहिए। हनबिन हैरान है कि उसका दोस्त उसकी राय को नजरअंदाज कर रहा है, और इससे पहले कि वह कुछ कह सके, एटिस उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ उसका पर्सनल गार्ड है। रिक्वेस्ट कबूल करने या मना करने वाला मास्टर होता है। क्योंकि एमिल एटिसे के जवाब का इंतजार कर रहा है, वह उसके जवाब से संतुष्ट है। वह कहता है कि वह ईस्टर्न गेट पर इंतजार कर रहे होंगे, और जब वह आएगा तो उसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आइटम्स देंगे। एमिल के जाने के बाद हानबिन अपने दोस्त से पूछता है कि बिना किसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के रिक्वेस्ट कबूल करने की कोई लॉजिकल वजह बताओ। उसे लगता है कि दूसरों के साथ कोऑपरेट करना अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर एटिसे को अकेले जाना है तो वह कोई मदद नहीं कर पाएगा। वह एक बार फिर एटिस को सुझाव देता है कि वह ऑर्डर का ऑफर मना कर दे, वरना वह खुद मना कर देगा। मैजिशियन ने पहले ही बेनिस्टर के नाम की कसम खाकर कबूल कर लिया है और अब पीछे नहीं हट सकता। वैसे भी यह कुछ ऐसा है जो सिर्फ उसकी फैमिली ही सॉल्व कर सकती है। उसकी बातों से गुस्सा होकर वाल्टेरियन सोचता है कि क्या एटिस ये कह रहा है कि अनजान लोगों को दूर रहना चाहिए। और तो और,
वह मेज को याद दिलाता है कि वह खुद भी एक ड्रैगन है और बेनिस्टर्स एक इंसानी फैमिली है, तो टेक्निकली ये उन्हें अनजान बनाता है। हनबिन उसे गुस्सा दिलाता है, जो उससे अपने शब्द वापस लेने को कहता है, लेकिन वह जोर देता है कि एटिस रिक्वेस्ट कैंसिल करे क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि बेनिस्टर नाम में इतना क्या खास है। एटिस को बेनिस्टर फैमिली का कर्ज चुकाना है और सोचता है कि क्या हनबिन सच में उससे यह उम्मीद करता है कि वह इस बात को नजरअंदाज कर दे कि ड्रैगन्स नेस्ट अभी भी मौजूद है, जबकि उसकी फॉस्टर सिस्टर ने उन सबको तबाह करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। गुस्से में उसे लगता है कि अदर वर्ल्डर्स को पता है कि इज्जत क्या होती है। हनबिन सोचता है कि अगर आप मर गए तो इज्जत का कोई मतलब नहीं। एटिसे उससे इतना इमोशन ड्रिवन रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा था। जवाब में वह समझाता है कि वह लेवल अप होने के बाद थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और चाहता है कि वह चिंता न करे। वह फिर अपने दोस्त को अलविदा कहे बिना चला जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी में एक आदमी एमिल एटिस को उसके नए आइडेंटिफिकेशन पेपर्स और एक ब्रीफकेस देता है जिसमें उसका डिस्गाइज है। एमिल बताता है कि उसके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी जोड़ा है जिसमें लिखा है कि मेज का लेवल उसके असली लेवल से कम है ताकि वह उसके आसपास होशियार न रहे। वह फिर एक पेज की तरफ इशारा करता है जो उसे बताएगा कि उसके शरीर की हालत कैसी होनी चाहिए। एटी से एमिल को बताता है कि उसे पढ़ना आता है और उसे रुकने को कहता है ताकि वह कंसंट्रेट कर सके। एमिल माफी मांगता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि ये ऐसा लगता है जैसे मेज की अभी अभी कपल फाइट हुई हो, जिससे उसे डर लगता है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद एटी से डॉक्यूमेंट में एक गलती ढूंढता है। वह गलती साफ करता है और फिर वीडियो पर वापस जाता है कि गलती आइडेंटिटी में जेंडर के बदलाव में है। एमिल हैरान होकर कहता है कि यह गलती नहीं है और अचानक एटीसी से पूछता है कि क्या उसे मेकअप लगाना आता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। रेफ्यूजीज विलेज में वापस फैमिली मैन, कार्लिन डॉर और कम्युनिटी के दूसरे मेल मेंबर्स फिजिकल लेबर के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। फैमिली मैन अपनी बेटी और पत्नी को अलविदा कहता है और किसी भी दूसरे बच्चे की तरह उसकी बेटी उसे रुकने को नहीं चाहती। वह उसे कुछ अच्छा खरीदने का वादा करता है जब वह घर वापस आएगा। अलविदा कहने के बाद वह दूसरे आदमियों की लाइन के पास जाता है जो गांव से काम के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वह देखता है कि लाइन आमतौर पर लंबी है। जब वह अचानक एली को देखता है तो वह सोचता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। एली बताती है कि वह ड्रैगन्स नेस्ट जाने वाले लोगों को एस्कॉर्ट करने आई है और उसे उम्मीद थी कि वह भी शामिल होगा। कलंडोर को लगता है कि फिजिकल लेबर करना ही एक चीज है जो उसे आती है, इसलिए उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने का फैसला किया है। मैजिक सोर्ड्समैन उसे याद दिलाती है कि अगर वह जाता है तो वह तब तक वापस नहीं आ पाएगा जब तक काम पूरा न हो जाए। जब एली कलंडोर की फैमिली की सेफ्टी के बारे में सवाल उठाती है तो वह कहता है कि मॉन्स्टर्स से बचा नहीं जा सकता, लेकिन अलेजांद्रो कुछ हंटर्स को एक स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए हायर कर रहा है, इसलिए उसे तसल्ली है। जब वह एली से बात कर रहा है तो पास में हंटर का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। मैजिक सोर्ड्समैन ने देखा कि एवरेज पार्टिसिपेंट्स का लेवल 25 से 30 तक है, जो उतना हाई नहीं है जितना उसने उम्मीद की थी। एफर उसे बताती है कि डंजन जाना हायर लेवल्स वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एली दूर से कुछ नहीं देख सकती। वह सीढ़ियों पर चढ़ जाती है, वाइवन की पीठ पर चढ़ जाती है और साथ में वह कैंप की छत से लड़ाइयां देखते हैं। अनाउंसर कंटेस्टेंट नंबर 59 को बुलाता है और सबको हैरान करते हुए अट्टी से एक लड़की के रूप में छुपा हुआ भीड़ से बाहर आता है। मेज अपना परिचय अरियाना स्टीहा पार्टिसिपेंट नंबर 59 के रूप में देता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि एमिल कैरेज के बाहर एटिस का इंतजार कर रहा है ताकि वह लड़की के रूप में बदल सके। एमिल उसे जल्दी करने और बदलने को कहता है, लेकिन वह गुस्से में जवाब देता है कि एमिल ही है जिसने उसे अचानक क्रॉस ड्रेस करने पर मजबूर किया था। एमिल उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह पहले ही बदल चुका है। बदलने के बाद वह एमिल से ऑर्डर ऑफ लाइट के ऐसे फैसले का कारण पूछता है और बाकी 5 रिलीजियस ग्रुप्स का क्या। एमिल बताता है कि दूसरे ऑर्डर्स पानी, आग, हवा और धरती वाले उन मामलों से दूर रहते हैं जिनमें वह शामिल नहीं होते। इसके अलावा हेरेसी इंक्विजिटर्स जो सब कुछ जला देते हैं अगर ऑर्डर ऑफ लाइट उनसे मदद मांगे। एटी से लड़की के कपड़ों में कैरेज से बाहर आता है, जिससे एमिल हैरान रह जाता है। मैजिशियन के भेष को अगले लेवल तक ले जाने के लिए एमिल उसे अपने चश्मे देता है। जैसे ही एटिस सोचता है कि एमिल अपने चश्मे के बिना कैसे देखेगा, एमिल कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है, यह इशारा करते हुए कि वह हमारे खूबसूरत मैजिशियन की शानदार अपीयरेंस से मोहित हो गया था। हीज का पहला मिशन यह पता लगाना है कि क्या ड्रैगन्स नेस्ट असली है, तो पहला मकसद सिलेक्शन राउंड पास करना है। ये हासिल करने के लिए उसे बताया गया था कि उसे वह डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने होंगे जो उन्होंने उसके लिए तैयार किए थे। ये डॉक्यूमेंट्स एक नई पहचान है। अभी हेंडी अटीसा के आइडेंटिफिकेशन पेपर्स चेक करना चाहता है। अंदर ही अंदर वह नर्वस महसूस करता है, हालांकि उसे अपनी पहचान छुपाने की आदत है। कुछ हंटर्स उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और एक कहता है कि वह भी सिलेक्शन में फेल हो गया था। फिर वह एटीज को बाहर तक छोड़ने की पेशकश करता है। एक और हंटर बताता है कि बहुत से खतरनाक लोग हैं जो हंटर्स गिल्ड के बाहर काम करते हैं। एटीसे को कमजोर समझते हुए, यह सोचकर कि वह एक अनुभवहीन लड़की है, वह उसे कहते हैं कि वह मिशन लेते हुए मर सकती है। मेज अपने एक और सिर्फ एक सच्चे दोस्त के साथ बिताए आखिरी पलों को याद करता है।
हालांकि वह यह साबित करने के लिए पक्का है कि वह अपने मिशन अकेले पूरे कर सकता है। हेफर भी उन हंटर्स को एटिसे पर लाइन मारते देखकर परेशान है। एटिसे एरियाना स्टीहा के भेष में हैंडी को खुद को लेवल 30 बताता है। क्योंकि एली के पास आर्टिफिशियल गाइडलाइन है, वह उसके झूठ को देख सकती है और महसूस करती है कि कुछ गलत है। वह सोचती है कि एक लेवल 45 मेज अपना लेवल क्यों छुपाएगा और यहाँ क्यों आएगा। स्टीया की प्रोफाइल देखने के बाद हैंडी बिना किसी टेस्ट के उसकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है, जिससे एली हैरान रह जाती है। वह हंटर्स जो एटिसा को बता रहे थे कि वह सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे फेल हो गए थे, बोलते हैं कि ये गलत है कि अरियाना स्टीया ने टेस्ट भी नहीं दिया। हैंडी बताता है कि ड्रैगन्स नेस्ट को एक मेज की जरूरत है और क्योंकि मेजेस रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, उनके टेस्ट्स पहले से ही अलग होते हैं। कैली बीच में बोलती है, हैंडी को रुकने को कहती है। वह बताती है कि क्योंकि ये सिचुएशन दूसरों को ये महसूस करा सकती है कि अलेजांद्रो इस स्पेशल केस के बारे में न बताने पर गलत कर रहा है। वह एक लेवल 35 होने के नाते अरियाना स्टीहा का टेस्ट लेगी। हैंडी को हिचकिचाते हुए देखकर वह देते इसे एक हुक्म कहती है। एली को लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। हालांकि उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, हालांकि उसे नहीं पता कि वह क्या है। उसे यह पक्का करना होगा कि अलेजांद्रो को अपने साथ और ज्यादा स्ट्रांग लोग न मिले। वह हैंडी के पास से तेजी से गुजरती है, मेड पर हमला करती है, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर सके, अटी से खुद को बचाने के लिए एक बर्फ की दीवार बनाता है। एली की एक तलवार बर्फ में फंस जाती है। वह हैरान रह जाती है एक ऐसे मेज को देखकर जो क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में भी माहिर है। मेज उसे कहता है कि यह एक लकी शॉट था। वह सावधान है क्योंकि वह एडवांस्ड मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। वह सोचता है कि क्या सिर्फ आइस मैजिक पर स्टिक रहना एक अच्छा फैसला होगा। एटीज देखता है कि मैजिक सोर्ड्समैन ने अपनी एक तलवार छोड़ दी है, लेकिन उसे यकीन है कि एक मैजिक सोर्ड्समैन सिर्फ एक तलवार से कुछ नहीं कर पाएगा। उनके बीच की दूरी कम होने से ठीक पहले एक लंबा और मोटा आदमी बीच में आता है और एक बड़े मेज से जमीन पर वार करता है। उसके हमले के असर से लोग हवा में उड़ जाते हैं। तबाही मचाने के बाद वह पूछता है कि क्या वह एटिस को मारकर उसकी जगह लेकर क्वालिफाई हो जाएगा। रेफ्यूजीज उसे फ्रीक ईटर पॉलीपोर्क के रूप में पहचानते हैं। उन्होंने अफवाहें सुनी हैं कि उसे हाल ही में क्रेटर असाइलम से डिस्चार्ज किया गया था। वह अपने आसपास के लोगों को अपना परिचय देता है, बताता है कि वह लेवल 45 है। वह बताता है कि क्रेटर असाइलम में इंसानी गोश्त का स्वाद अच्छा नहीं था, इसलिए वह टेस्टी चीजें ढूंढने के लिए भाग गया। पॉलीपोर्क नीचे देखता है और नोटिस करता है कि उसका बड़ा मेस हैंडल से अलग हो गया है और एक एटीज को देखता है जो आग के जादू से भरी छड़ी लिए लड़ाई के लिए तैयार है। मेज चाहता है कि उसका टेस्ट पोस्ट पी डी। एली एक बार फिर जोर से सोचती है कि क्या मैजिशियन का शॉट भी लकी था। अथीसिस कहता है कि मॉन्स्टर एक खराब हथियार का इस्तेमाल कर रहा था जो सिर्फ वजन पर निर्भर करता था और यह सच में एक लकी शॉट था। पॉलीपोर्क ने उस घोस्ट के टुकड़े में दिलचस्पी खो दी है जो उसने खाने के लिए तैयार किया था और खा नहीं सकता। आराम से उसे घुमाता है, एटाइस और एली को मारने की उम्मीद में। अचानक वह बड़ा गोश्त का टुकड़ा पॉलीपोर्क के हाथ से फिसल जाता है, हाथों से, और पास की एक गाड़ी से टकराता है। तब पता चलता है कि हैंडी ने पॉलीपोर्क को लात मारी थी। पॉलीपोर्क सोचता है कि जज अभी भी जिंदा कैसे है। हैंडी अनाउंस करता है कि वह दिन के लिए और एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉलीपोर्क सोचता है कि उसने ट्रायल पास कर लिया है। वेंडी एक अजीब और पागल एनर्जी देते हुए कहता है कि वह शायद उसे पहले से बताना भूल गया था, लेकिन एक इंसान कैसे पास हो सकता है अगर वह मर चुका हो। हैंडी उसके पेट पर एक ही जबरदस्त पंच मारता है, उसे तुरंत मार देता है, या कम से कम वह यही सोचता है। पॉलीपोर्क को मारने के बाद वह एक्सीडेंटल डेथ्स का एक नया रिकॉर्ड बनाता है और उसमें अपना नाम जोड़ देता है। हैंडी पॉलीपोर्क की ताकत से इम्प्रेस नहीं हुआ था। एटीज को यकीन है कि पॉलीपोर्क कमजोर नहीं है। उसे इस बात का यकीन है क्योंकि पॉलीपोर्क ने हमला करते वक्त जो जबरदस्त ताकत दिखाई थी। वह हैंडी से खून जैसी लाल एनर्जी महसूस करता है और समझ जाता है कि हैंडी एक ऑरा यूजर है। इसके बाद हैंडी सुझाव देता है कि उन्हें ड्रैगन्स नेस्ट के लिए निकलना चाहिए। हनबिन अटीसे के साथ अपनी ऑरा जगाने की ट्रेनिंग की यादें याद करता है। ऑरा एक लाल रंग की एनर्जी है जो तब निकलती है जब कोई अपने शरीर और लाइफ फोर्स को एक्सट्रीम तक ट्रेन करता है। एक बार जब कोई इंसान ऑरा बनाने की एबिलिटी हासिल कर लेता है तो उसकी ताकत नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाती है। अपने शरीर में छुपी ऑरा को जगाने की कोशिश करते हुए उसे कुछ जलने जैसा महसूस होता है और थोड़ी देर में वह चिल्लाता है, कुछ गर्म महसूस करते हुए। वह पीछे मुड़कर देखता है और पता चलता है कि आर्टिस्ट आग का जादू कर रहा है। अनजाने में अपनी छड़ी सीधे हनबिन पर निशाना बना रहा है। वॉल्ट्रियन उस पर गुस्से में चिल्लाता है और बताता है कि उसकी डिफेंस हाई हो सकती है लेकिन फिर भी जलता है। ड्रैगन माफी मांगता है और बताता है कि वह कुछ नए मैजिक स्पेल्स प्रैक्टिस कर रहा था। हनबिन आर्टिस के हाथों में एक स्क्रोल देखता है जो मेज हमेशा खरीदना चाहता था और वह इतना महंगा है कि एक घर खरीदा जा सकता है। एटीज दावा करता है कि कीमत इसके लायक है क्योंकि यह माना और उसे और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल करने की जानकारी देता है। मैजिक स्क्रोल का इस्तेमाल करने के लिए लेवल 45 की जरूरत है और उस पर मेजेस के सीखने के लिए मैजिक स्पेल्स लिखे हैं।
एटी से दावा करता है कि कीमत इसके लायक है क्योंकि यह माना और उसे और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल करने की जानकारी देता है। मैजिक स्क्रोल का इस्तेमाल करने के लिए लेवल 45 की ज़रूरत है और उस पर मेजेस के सीखने के लिए मैजिक स्पेल्स लिखे हैं। मैजिक स्क्रोल का इस्तेमाल करने के लिए लेवल 45 की ज़रूरत है और उस पर मेजेस के सीखने के लिए मैजिक स्पेल्स लिखे हैं। एक बार जब दूसरी दुनिया का सोर्ड किंग शांत हो जाता है तो वह कहता है कि आरटीसी लकी है क्योंकि वह एक मेज है और सोचता है कि क्या वह कोई सीक्रेट टोम्स जानता है जो उसे ऑरा बनाना सीखने में मदद कर सके। आरटीसी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वह बताता है कि चाहे वह ऑरा हो, माना हो या लाइफ फोर्स हो, वह सब पहले से ही एक फिक्स्ड स्टेट में होते हैं और ये 4 एनर्जीज ही हैं जो एक इंसान की स्पेशल ट्रेट को पहचानने में मदद करती हैं। वह फिर स्किल्स सीखेंगे और उन ट्रेट्स के मुताबिक एक खास जॉब क्लास बनेंगे। लाइफ फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके साथ हर कोई पैदा होता है और चारों एनर्जीज को मैनिपुलेट करना सीखा जा सकता है, लेकिन दूसरी एनर्जीज के अलावा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव ताकि वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है